ठीक है। कोई बता सकता है क्या मेरी आवाज आ रही है? तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास जो कल हुई थी उसमें हमने हाउस रॉबर और साथ के साथ एक और प्रॉब्लम करी थी जो कि थी जंप गेम। जंप गेम हमने कंप्लीट कर लिया था। जंप गेम के दोनों वेरिएशन विद ग्रीडी सॉल्यूशंस हमने करे थे। लेकिन जो हमने नहीं डिस्कस किया था वो क्या था कंप्लीट तरीके से? वो हाउस रॉबर का सेकंड वेरिएशन था। फर्स्ट वेरिएशन तो हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें हमें पूछा गया था मैक्सिमम सम सबसीक्वेंस विदाउट एडजेसेंट एलिमेंट। मतलब हमें कोई भी दो लगातार हाउसेस में रॉब किए बिना मैक्सिमम सम क्या निकाला जा सकता है ये देखना था। इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम तो फेल करती है, लेकिन डीपी एल्गोरिथम या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप बोल सकते हो सही चलती है। जिसमें स्पेसिफिकली हमने मेमोराइजेशन और साथ के साथ उस मेमोराइजेशन की एक और अप्रोच, दो तरीके की अप्रोचेस, दो तरीके का रिकर्जन, दो तरीके का फेथ देखा था। और तीसरा आप बोल सकते हो हमने टैबुलेशन भी देखा था। टैबुलेशन को इजीली टू पॉइंटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन एज अ होमवर्क दिया था। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक छोटा सा वेरिएशन हाउस रॉबर का, हाउस रॉबर टू करेंगे। जो हाउस रॉबर में ही सर्कुलर एरे का वेरिएशन होगा। फिर डिकोड वेस, अगली नंबर्स, पेंट हाउस, और अगर टाइम बचता है तो 01 नैपसैक स्टार्ट करेंगे। नहीं बचता तो आज फिबोनाची वाली कैटेगरी हमारी खत्म हो जाएगी। देखो, अब क्वेश्चन तो शीट में बहुत सारे हैं। क्वेश्चन तो आप मतलब ये बोल सकते हो कि अगर फिबोनाची ही करना है प्रॉपर तरीके से तो वही कम से कम आपकी 5 क्लासेस ले लेगा। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि यार एक ही टैग, एक ही कैटेगरी में, एक ही आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट में हम इतनी सारी क्लासेस नहीं दे सकते। वो सारे बाकी प्रॉब्लम्स इतनी इजी होंगी अगर आपने फिबोनाची अच्छे से समझा है तो बाकी प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। कुछ कुछ उसमें हार्ड भी होंगी, कुछ कुछ उसमें मीडियम भी होंगे, लेकिन मेजरली उसमें आप बोल सकते हो कि हमारी करी हुई प्रॉब्लम्स का ही स्मॉलर वेरिएशन होंगे। जैसे कि अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मेरे को दिख पा रही है, काउंट फ्रंट बेयरिंग, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हम कर सकते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है कि आपने फिबोनाची वाली कैटेगरी कितनी अच्छे से करी है। तो एसेंशियली हमारा मेन फोकस है कि यार ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज को कंप्लीट करना। तो स्टार्ट करें आज की क्लास? स्टार्ट करें आज की क्लास? यस और नो? ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास हाउस रॉबर टू, उसमें क्या बोल रखा है? उसमें अगेन हमें एक रॉबरी दे रखी है, और कल की क्लास इन्होंने नहीं ली थी, उनको आज की क्लास समझ नहीं आ पाएगी। हम एक रॉबरी करने वाले हैं, हम एक रॉबर है। इसमें हमें हाउसेस में रॉब करना है जो कि एक स्ट्रीट में, यानी एक वन वन डी लाइन पे, एक लीनियर लाइन पे लगे हुए हैं। ईच हाउस में सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पड़ा हुआ है। और जो सारे हाउसेज हैं वो इस बार एक सर्कल में अरेंज है। आप हालांकि आपको एक एरे दे रखी होगी, बट वो एरे आपको रिप्रेजेंट करनी है एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड है। दैट मीन्स द फर्स्ट हाउस इज द नेबर ऑफ द लास्ट वन। जो सबसे पहला हाउस है और जो सबसे आखिरी हाउस है वो भी आपस में एडजेसेंट माने जाएंगे अगर सर्कुलर है तो। यानी ये वाला हाउस और ये वाला हाउस आपस में नेबर्स हो गए, एडजेसेंट हो गए। ये वाला आपस में एडजेसेंट हो गए, ये वाला आपस में एडजेसेंट माने जाएंगे। और आपको करना क्या है? आपको अगर किसी भी दो एडजेसेंट हाउसेस में आप रॉबरी करते हो तो आप पकड़े जाओगे। तो आपको एसेंशियली ये रोकना है कि आप दो लगातार हाउसेस में रॉबरी ना करो। बेसिकली आपको ये इंश्योर करना है। तो विदाउट कलेक्टिंग मनी फ्रॉम एडजेसेंट हाउसेस, मैक्सिमम मनी कितना कलेक्ट हो सकता है ये आपको बताना है। मैक्सिमम सम सब सीक्वेंस विदाउट टू एडजेसेंट्स, लेकिन सर्कुलर एरे दे रखे हैं, मतलब पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट भी आपस में आप बोल सकते हो सर्कुलरली रिलेटेड है। तो आपको एक एरे मिलेगी, उस एरे में आपको हर एक हाउस में कितना अमाउंट ऑफ मनी पड़ा है वो मिलेगा, और आपको रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, सच दैट सर्कुलर वाली एरे में आप मैक्सिमम अमाउंट कलेक्ट कर पाओ। तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि पिछले कोड में जो कि हाउस रॉबर वन था, जिसमें हमें सर्कुलर एरे नहीं दे रखी थी, यानी पहला हाउस और आखिरी हाउस आपस में लिंक्ड नहीं थे, आपस में एडजेसेंट नहीं थे, उस वाले कोड में मेरे को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे सच दैट मैं अब इस वाली प्रॉब्लम का ये आंसर बना पाऊंगा, जिसमें हमें एडजेसेंट हाउसेस सर पहला और आखिरी नोड भी मिल रखे हैं? क्या चेंजेस करूं सच दैट सर्कुलर को इंश्योर कर पाऊं मैं कि सर्कुलर
हाउसेस है या सर्कुलर स्ट्रीट है? एनीवन, क्या लग रहा है? तो ठीक है, हमारे से एडजस्टेंट हो गए फर्स्ट क्लास तो बेसिकली हमें अब, जैसे हमने लास्ट टाइम तो मैक्सिमम निकाला था कि कौन से बीएसएनओ पे आ रहा है ऑप्शन, बट इसमें हम क्या करेंगे, I think अगर हमारा फर्स्ट हाउस हम ले रहे हैं, लास्ट वाला नहीं आएगा आंसर में पसंद है। और अगर अगर फर्स्ट नहीं ले रहे तो क्या लास्ट आ सकता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है। बेसिकली देखो क्या होने वाला है, अगर मैं सेम एरे की बात करूं, हाउस रॉबर 2, लीड कोड पर 213। अगर मैं एक सेम एरे ले लूं जो हमने लास्ट क्लास में ली थी, उसे सेम एरे पे ड्राई रन करेंगे हम। इस सेम एरे पे हमें क्या बोल रखा है, अगर आप ये वाला हाउस लूट करते हो, रॉब करते हो, तो आप ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट माने जाएंगे। और अगर आप ये वाला करते हो तो आप ये वाला नहीं कर सकते। तो एसेंशियली इंस्टेड ऑफ इस प्रॉब्लम को एज अ सर्कुलर एरे ट्रीट करने के, इंस्टेड ऑफ इस पूरी की पूरी एरे को ऐसा ट्रीट करने के, पहला हाउस और आखिरी हाउस एडजेसेंट है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं सबसे पहला हाउस ड्रॉप करता हूँ, अगर मैं सबसे पहला हाउस ड्रॉप करता हूँ तो मेरे को 10 कॉस्ट उठानी पड़ेगी? या फिर आप बोलो कि सबसे पहला हाउस ड्रॉप करो ना करो वो हमारे ऊपर है, लेकिन पोटेंशियली अगर मैं ड्रॉप कर पाऊँ, अगर मेरे को अलाउड हो ड्रॉप करना, तो मेरे पास अगर 10 वाला जो हाउस है जो 0th इंडेक्स पे पड़ा है वो वाला हाउस ड्रॉप करना अलाउड हो, तो क्या मेरे को लास्ट इंडेक्स वाला हाउस ड्रॉप करना अलाउड होगा? नहीं, उस केस में मेरे को लास्ट इंडेक्स वाला हाउस ड्रॉप करना अलाउड नहीं होगा, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, एरे से ही हटा दूंगा। या फिर वर्सेस, अगर मैं सबसे पहला वाला हाउस, अगर मैं सबसे आखिरी वाला हाउस ड्रॉप करना चाहूँ, मे भी करूं मे भी ना करूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ, तो क्या मेरे को 0th इंडेक्स वाला हाउस ड्रॉप करने को अलाउ करना चाहिए? नहीं। तो मैं एसेंशियली क्या कर दूंगा, अपनी प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दूंगा। एक सब प्रॉब्लम क्या होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0th इंडेक्स से लेकर 4th इंडेक्स तक की एरे की मैं ऊपर बात कर रही है कि अगर मेरी ये वाली एरे होती है तो इसमें मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी क्या कलेक्ट कर सकता हूँ, वर्सेस अगर मेरी सिर्फ और सिर्फ एरे फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक होती है तो मैं मैक्सिमम अमाउंट क्या कलेक्ट कर सकता हूँ। अब दोनों में से जो भी हायर अमाउंट मेरे को देगा वही मेरा आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वैसे भी 10 और 30 को एक साथ तो कलेक्ट कर नहीं सकते थे। तो इस वाली एरे में अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप 10 और 20 को पिक कर लो तो आपका अमाउंट बनेगा 30, वर्सेस अगर इस वाली एरे की बात करें तो आप 20, 30 और 2 को पिक कर लो, तो आपका जो अमाउंट बनेगा आएगा वो बनेगा 52। तो आप 52 को वर्सेस 30 को किसको प्रेफर करना चाहोगे? मेरा मानना है कि हम मैक्सिमम ऑफ 30, 52, 52 पिक कर लेंगे। यानी अगर यही एरे सर्कुलर होती तो हमारा 60 अमाउंट तो नहीं बन पाता, यानी ये तीनों हाउस तो हम कलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो जाते, बट एटलीस्ट ये वाला और ये वाला तो कलेक्ट कर सकते थे तब भी। तो छोटा सा चेंज क्या है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम्स में देखना है, दो सब प्रॉब्लम्स की तरह देखना है और उन दोनों का मैक्सिमम देना है। एक तो सब प्रॉब्लम 0th इंडेक्स से 4th इंडेक्स, और दूसरी सब प्रॉब्लम फर्स्ट इंडेक्स से 5th इंडेक्स। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यस। तो फटाफट कोड कर लेते हैं। इसको मैं टेबुलेशन 0 बोल देता हूँ, जिसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें बेसिकली मैं सबसे पहली वाली सब प्रॉब्लम जो कि कौन सी है, जो कि 0th इंडेक्स से n-2nd इंडेक्स तक की सब प्रॉब्लम है, ये वाली सब प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें लूप भी ऑब्वियसली n-2 से ही स्टार्ट करना चाहिए, और जो भी इसका आंसर आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन दूसरी सब प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक इंट टेबुलेशन उसको 1 बोल देते हैं, जो कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर आपके n-1th इंडेक्स तक चलेगी। तो ये बस लूप ही थोड़ा बहुत चेंज होगा और रिटर्न वैल्यू भी चेंज होगी। आप इस बार n-1 से आपकी जो आप रेंज है वो क्या है, अभी रेंज है आपकी फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, यानी फर्स्ट इंडेक्स से लेकर n-1th इंडेक्स तक की सब प्रॉब्लम है। तो n-1 से स्टार्ट करो और फर्स्ट इंडेक्स तक जाओ इंस्टेड ऑफ 0th इंडेक्स तक। हर बार मैक्सिमम कैलकुलेट करा और फाइनली मेरा आंसर कहाँ पड़ा होगा इस वाली सब प्रॉब्लम के लिए? अगर मेरी आंसर, अगर मेरी एरे 1 से n-1 है तो, अगर 0 से n-2 होती थी तो 0 पे पड़ा होता था। सॉरी, डीपीओ 1 पे पड़ा होगा। डीपीओ 1 पे पड़ा होगा। तो इन दोनों में से जो भी मेरे को मैक्सिमम आंसर देगा मैं उस मैक्सिमम आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ या तो टेबुलेशन ऑफ 0 वाला आंसर मैक्सिमम देगा,
और ऐसा कर लेते हैं कि दो अलग अलग डीपी टेबल बनेगी, तो डीपी टेबल अंदर ही बना लेते हैं भाई। भेजने की जगह डीपी टेबल अलग से, हम डीपी टेबल अंदर ही बना लेंगे उसी फंक्शन के अंदर। एक डीपी टेबल इसके लिए अलग बनेगी, दोनों फंक्शनों के लिए डीपी टेबल अलग अलग बनेगी, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम से अलग है। ये प्रॉब्लम 1 से n-1 है, और वो वाली प्रॉब्लम आपकी 0 से n-2 है। और थोड़ा सेफ रहने के लिए +1 या +5 साइज के array बना लेते हैं। दोनों में से मैक्सिमम निकाल लेंगे, इसमें डीपी टेबल हटा देते हैं पैरामीटर में से। तो एसेंशली या तो मैक्सिमम ले लेंगे टेबुलेशन ऑफ जीरो में से, यानी पहली वाली सब प्रॉब्लम में से, या फिर टेबुलेशन ऑफ वन वाली प्रॉब्लम में से, टेबुलेशन ऑफ जीरो या फिर टेबुलेशन ऑफ वन। आप चाहो तो आप एक ही कोड कर सकते हो, इस कोड में थोड़ा सा डिफरेंस ही है। क्या डिफरेंस है कि आपकी ये जो एंडिंग पॉइंट है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपने भेजा क्या है। तो आप चाहो तो एक ही फंक्शन भी लिख सकते हो। चलो मैं एक ही फंक्शन से लिखवा देता हूँ कि आपका स्टार्ट पॉइंट क्या है और आपका एंड पॉइंट क्या है। तो आपका ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? एंड पॉइंट से स्टार्ट होगा। कहाँ पर खत्म होगा? स्टार्ट पॉइंट पर खत्म होगा। रिटर्न क्या करोगे? स्टार्ट पॉइंट रिटर्न करोगे। अब बस ये स्टार्ट और एंड आप एसेंशियली डिफरेंट डिफरेंट भेज रहे होगे। तो मैं एक ही कोड लिख देता हूँ, क्योंकि कोड बार बार लिखने से आपका ड्राइव प्रिंसिपल वॉयलेट करता है, यानी डू नॉट रिपीट योरसेल्फ वॉयलेट करता है। तो हम टैबुलेशन वाले कोड में इसको टैबुलेशन ही नाम दे देते हैं। उसमें एक बार हम आंसर मंगवा लेंगे 0 से n-2 के बीच, और एक बार आंसर मंगवा लेंगे वन से लेकर वन से लेकर n-1 के बीच। ऑब्वियसली n निकालना पड़ेगा, n है num डॉट लेंथ। क्या ये सिंटैक्स सबको समझ आ रहा है? क्या ये वाला कोड सबको समझ आ रहा है कि हमने कैसे एक नॉर्मल 1D एरे को एज अ सर्कुलर एरे अगर ट्रीट कर लिया, तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? यस और नो? क्या तो दो अलग अलग फंक्शन ही बना लो ऑल टुगेदर, या फिर एक ही फंक्शन को ऐसा डिनोट कर दो कि उसमें बेसिकली सर्कुलर एरे है, तो उसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट कहाँ से कहाँ लेना है। हालांकि एक थोड़ा सा कॉर्नर केस आ रहा है कि अगर आपके एरे में एक ही एलिमेंट होता है, तो मेरा आउटपुट 0 आ रहा है, एक्सपेक्टेड 1 आना चाहिए, ऐसा क्यों है? ऐसा मोस्ट प्रोबेबली, चलो इसको अलग से हैंडल कर लेते हैं ना, कि अगर मेरा n1 ही है, एक ही एलिमेंट है एरे में पूरी की पूरी, तो वही वैल्यू हो जाएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वही ले लो सीधा सीधा। ठीक है, तो कॉर्नर केस एक आ गया था, उस कॉर्नर केस को भी हमने हैंडल कर लिया। तो दिस इज एसेंशियली आवर कोड फॉर सर्कुलर हाउस रॉबरी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं ऐसे ही मजे मजे में के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, नंबर हमारा बढ़ जाए क्वेश्चन की क्वांटिटी का, इसलिए नहीं करवा रहा। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया जाएगा हाउस रॉबर 1, जिसमें आपको एक सिंपल 1D अरे दी जाएगी। फिर आपको उसी का ही छोटा फॉलोअप दे दिया जाएगा हाउस रॉबर 2। आपसे पूछा जाएगा कि सर्कुलर होगी तो क्या करना है। और फिर यूजुअली हर इंटरव्यू में दो क्वेश्चन होते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा हाउस रॉबर 3, जो कि ट्रीज के ऊपर होगा, बाइनरी ट्री के ऊपर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कुछ एज सच नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, बस डीपी लग रही है थोड़ी बहुत। और ट्रीज वाले एल्गोरिथम में ट्री की डीएफएस लगेगी। तो एक बार फटाफट कोड से गो थ्रू करो। इसकी टाइम एंड स्पेस क्या अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी लीनियर ही है भाई? पहले एक बार लीनियर थी, अब दो बार लीनियर है। एक बार लीनियर प्लस एक और बार लीनियर, 2 टाइम्स लीनियर। और स्पेस की भी बात करेंगे तो वो भी हमारा 2 टाइम्स लीनियर हो जाएगा, क्योंकि दो बार डीपी टेबल बन रही होगी, बट स्टिल लीनियर लीनियर है। Take 2 minutes and then we will start with a new problem.
क्या सबको क्लियर है ये कोड? जिन्होंने भी कल की क्लास अटेंड करी थी, क्या उन सबको ये कोड क्लियर है कि कैसे हम एक 1D एरे को एज अ सर्कुलर एरे अगर ट्रीट करेंगे तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? ठीक है। तो अब क्या करते हैं? अब एसेंशली हम एक नई प्रॉब्लम पे जाते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम हमने जब रिकर्जन पढ़ी थी तो भी ट्राई करी थी, बट जिन्होंने भी रिकर्जन में भी ना कर रखा हो या मे भी सारे लेक्चर्स ना देखे हो, तो उनको उनके लिए मैं पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन में क्या था? आपको एक मैसेज दे रखा था, मैसेज यानी एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें लेटर्स हैं A से Z। हालांकि वो लेटर्स आपको एनकोडेड मिल सकते हैं, आपको वो लेटर्स एनकोडेड मिलेंगे। किस फॉर्मेट में? ए एनकोडेड मिलेगा 1 में, बी एनकोडेड मिलेगा 2 में, सी एनकोडेड मिलेगा 3 में, अप टिल जेड एनकोडेड मिलेगा 26 में। तो सारे लेटर्स अकॉर्डिंगली 1 से लेकर 26 में एनकोडेड फॉर्म में आपको स्ट्रिंग में मिलेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग हो सकती है 12, जैसे कि स्ट्रिंग हो सकती है 226, जैसे कि स्ट्रिंग हो सकती है 06। तो ऐसे आपको सारी के सारे लेटर्स कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नंबर में एनकोडेड मिलेंगे। आपको करना क्या है? उस एनकोडेड स्ट्रिंग को डिकोड करना है, डिकोड वेज। अब डिकोड करना कैसे है? आपको सारे के सारे डिजिट्स को ग्रुप करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लेटर बनता है वो आपको फॉर्म करना है। जैसे कि अगर ए से 1 बनाया है तो 1 से ए बना सकते हो, बी से 2 बनाया है तो 2 से बी बना सकते हो, एंड सो ऑन, वाइसा वर्सा कर सकते हो एक तरह से आप। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने भी समझा रखा है कि 11106 कैसे मैप हो सकता है। 11106 मैप हो सकता है AAJF से। कैसे? पहले 1 ले लो, फिर एक और 1 ले लो, फिर 10 ले लो, और फिर 6। पहले 1, फिर 1, फिर 10, और फिर 6। तो 1 आ गया ए, एक और 1 आ गया ए, 10 आ गया आपका जे, और फिर 6 आ गया आपका एफ। या फिर आप दूसरी तरीके से कैसे मैप कर सकते हो? पहले 11 ले लो, फिर 10 ले लो, और फिर 6 ले लो। तो 11 बनेगा के, जे बनेगा आपका 10, और एफ बनेगा आपका 6। तो KJF भी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। आपको ऐसी कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना सकते हो आप, वो आपको आंसर में देना है। और टेस्ट केसेस कुछ इस तरीके से है तो आपके आपका आंसर हमेशा 32 बिट इंटीजर यानी इंट में आ जाएगा। आपका आंसर हमेशा इंट से ओवरफ्लो कभी भी नहीं करेगा। अगर करता तो मॉडुलस करके कुछ कर लेते, लेकिन अभी के लिए वो कंसर्न नहीं है हमारा। हमारा कंसर्न है कि हम कैसे काउंट ऑफ डिकोडिंग बताएंगे। एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की कितनी डिकोडिंग्स पॉसिबल है वो हमें बताना है। तो एक मैं और थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें समझते हैं कॉर्नर केसेस क्या क्या हो सकते हैं। डी कोड बेस प्रॉब्लम नंबर लीड कोड 91। लीड कोड 91। मान लो एक स्ट्रिंग है 2, 1, फिर आपका 3, 0, या फिर 3 0 नहीं, 3 1 0। ठीक है, मान लो ये स्ट्रिंग है, या फिर इसमें भी आपके पास 2 1 9, फिर आपके पास आ जाएगा 1 0 4। मान लो ये स्ट्रिंग है हमारे पास। इस स्ट्रिंग की कितनी पॉसिबल डिविजन्स पॉसिबल है, और उस डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग्स बनेगी, स्ट्रिंग्स हमें प्रिंट नहीं करनी, हमें बस वो काउंट ऑफ स्ट्रिंग्स जितने पॉसिबल है वो प्रिंट करनी है, काउंट रिटर्न करना है। तो एग्जांपल के लिए एक तरीका आप क्या कर सकते हो? एक तरीका आप 2 पर डिवाइड कर दो, फिर 19 पर डिवाइड कर दो, फिर 1 पर डिवाइड कर दो। लेकिन क्या 04 नाम की कोई स्ट्रिंग है? क्या 04 नाम की कोई स्ट्रिंग है? नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है 04 मतलब 4 हो गया, 4 मतलब डी हो गया। नहीं, लेकिन 04 का मतलब 4 नहीं है। 04 के कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी एनकोडिंग नहीं है। एनकोडिंग होगी तो A से 1, B से 2, C से 3, D से 4 होगी। 01 02 03 04 नहीं ले सकते आप। यानी ये पॉसिबल तरीका गलत है। ये तरीका एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 04 एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये तो हो सकता है ना एटलीस्ट कि मैं 2 ले लूं, 1 लाइन ले लूं, 10 ले लूं, और 4 ले लूं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल डिवीजन है? यस। और इसमें जो भी स्ट्रिंग बनेगी कॉरेस्पॉन्डिंगली वो आप दे दोगे। आई गेस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, 19 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी अनाप शनाप लेटर आता है, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आता है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग डी आएगा। तो मतलब जो भी आता है यहाँ पर वो आपका पॉसिबल एक तरीका बन जाएगा। ये वाला तरीका नहीं था। और कौन सा तरीके होंगे आपके पास? मे बी अगर मैं 21 ही ले लूँ ऑल टुगेदर,
फिर मैं 9 ले लूं, फिर ऐसे केस में मेरे को 1 अगर मैं लूं तो क्या अगेन मैं 04 ले पाऊंगा? अगर सिर्फ 1 लूं तो पहले 21 लिया, फिर 9 लिया, फिर सिर्फ 1 लिया और फिर 04? नहीं यार, सिर्फ जीरो नाम का भी कुछ है? सिर्फ जीरो नाम का? नहीं यार, सिर्फ जीरो नाम का भी नहीं है, तो मेरे को 10 ही ऑल टुगेदर लेना पड़ेगा और लास्ट में 4। तो ये भी एक पॉसिबल स्ट्रिंग है जिसमें 21 है, 9 है, 10 है, 4 है। तो जो भी आएगा 21 की करस्पॉन्डिंग, जो भी आएगा 9 की करस्पॉन्डिंग, जो भी 10 की करस्पॉन्डिंग और जो भी 4 की करस्पॉन्डिंग, तो ये बिग स्ट्रिंग बनेगी। और कौन सी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है? और कोई देख के बता सकता है जो वैलिड स्ट्रिंग्स हो? और भी बननी चाहिए मेरे ख्याल से। 2 1 9 10 4। 2 1 9 10 4 जरूरी नहीं है 4 4 लेटर की बनानी हो, मतलब 4 लेटर्स की बनानी हो। 5 लेटर की भी तो बना सकते हो, और डिवाइड कर दो फर्दर। तो 2 में आ जाएगा बी, 1 में आ जाएगा ए, 9 में कुछ आएगा, 10 में कुछ आएगा, 4 में आ जाएगा डी। तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। और कोई? और कोई वैलिड स्ट्रिंग? क्या ये वैलिड है? 2 ले लिया, या फिर चलो 21 ले लिया, और फिर 91 ले लिया, और फिर 04 ले लिया, ऐसा कुछ वैलिड है क्या? 91 के corresponding कुछ है? या मान लो यहाँ पर 1 ना होके 27 होता, तो क्या 27 नाम की कोई स्ट्रिंग है? नहीं। तो आपको ये सारी चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी जब भी आप 2 लेंथ की स्ट्रिंग ले रहे हो। तो क्या वो 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक वैलिड स्ट्रिंग है? क्या वो 1 से लेकर 26 के बीच में आ रही है? अगर आ रही है तो ये आप उस 2 लेंथ की स्ट्रिंग को ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो भी एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। तो दो कॉर्नर केसेस, एक पहला कॉर्नर केस, कोई स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, और दूसरा कॉर्नर केस भी मैं लिख देता हूँ। मान लो अगर आपने 2 लिया या 21 ले लिया ऑल टुगेदर, फिर आप 91 लेने की ट्राई कर रहे हो, तो वो भी आप नहीं ले पाओगे। इसमें तो दो दो रीजन है। 91 एक कॉर्नर केस है, 91 नहीं ले सकते। तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग ध्यान से देखनी है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग को ध्यान से देखना है। इनफैक्ट एक लेंथ की स्ट्रिंग को भी ध्यान से देखना है। एक लेंथ की स्ट्रिंग में भी सिर्फ 0 नहीं आ सकता, मतलब 0 से कोई स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। आपको 0 से एंड हो सकती है कोई स्ट्रिंग, 10 बन सकता है, लेकिन 01 नहीं बन सकता। तो हमें तो स्ट्रिंग्स प्रिंट नहीं करनी, हमें तो सिर्फ काउंट करना है। तो क्या काउंट करने में ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स आएंगी? सोच के देखो। क्या सिर्फ अगर मेरे को काउंट करना हुआ तो क्या मेरे पास ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स आ रही होंगी? क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं आपसे बोलूं कि 9104 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी स्ट्रिंग्स होगी, क्या इसका आंसर अगर मैं 2 1 9 1 0 4 से मंगवाऊं, या फिर 21 1 9 1 0 से 9104 से मंगवाऊं, यानी ये वाली स्ट्रिंग वर्सेस, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली स्ट्रिंग वर्सेस ये वाली स्ट्रिंग से मंगवाऊं, क्या इन दोनों में 9104 जितने तरीकों से डिवाइड हो सकता है, क्या उसका आंसर चेंज हो जाएगा? क्या हमारा आंसर 9104 का चेंज होने वाला है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यार कि एक करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग, किसी स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर किसी एंडिंग इंडेक्स तक का आंसर जितने भी तरीकों से बन सकता है वो सेम ही रहेगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंडिंग पॉइंट तक स्ट्रिंग का आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम आएगी, ये वाली और ये वाली प्रॉब्लम ओवरलैपिंग है। तो काउंट करने में हमेशा ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रिंट करने में कभी नहीं आती। प्रिंट करने में तो आपको सारे बेस केसेस पे जाना ही पड़ेगा, लेकिन काउंट करने में हम क्या प्रिंट वाला फंक्शन यूज करेंगे या गेट वाला फंक्शन यूज करेंगे? क्या लग रहा है? अगर मुझे काउंट करना हो सिर्फ विद ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स, गेट वाला फंक्शन। एक छोटी सी चीज थी जो मैंने पहली क्लास में नहीं बताई थी, जो कि कुछ लोगों को मे बी डीपी याद करने में हेल्प कर सकती है। वो क्या है? डीपी का एक बहुत ही फेमस कोट है, दोज हु कांट दोज हु कांट रिमेम्बर देयर पास्ट, दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मतलब जो अपना अस्तित्व याद नहीं रख सकते, अपना पास्ट याद नहीं रख सकते, अपना भूतकाल याद नहीं रख सकते, उन्हें वो दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना कोई काम जो आपने पास्ट में किया हो, अगर वो आपने याद रख लिया, वही सेम काम आपको दोबारा मांगा जाए तो आपको दोबारा वो करने की जरूरत नहीं है। ये हर चीज में वैलिड है। ये आपके, अगर कोई डेवलपमेंट भी करते हो आप, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, अगर मान लो लेट्स से मल स्टैक पे प्रोजेक्ट बनाया है, आपने वो किसी और क्लाइंट के लिए बनाया था या किसी और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट की तरह से बनाया था, स्कूल में बनाया था, कॉलेज में बनाया था, जो भी था, अगर उसी प्रोजेक्ट के बाद कोई और प्रोजेक्ट आपको मंथ स्टैक में दिया जाए तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बस आपका कुछ कुछ मॉड्यूल चेंज हो जाएंगे। अगर CRUD एप्लीकेशन आपने, मतलब CRUD ऑपरेशन सारे आपने परफॉर्म करे थे तो ये लाइन
डीपी के लिए स्पेसिफिकली तो है ही कि दोज हु कांट रिमेंबर देयर पास्ट दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, बट ये इन जनरल भी रियल लाइफ में भी वैलिड है कि आपको अगर अपना मतलब अपने एक्सपीरियंसेस, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखना आना चाहिए। जो भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लाइफ में, उनसे सीखो, उनसे आगे बढ़ो। एनीवेज, फिलोसफिकल बातें तो होती रहेंगी। वापस चलते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रिंग का ट्राई, बेसिकली ड्राई रन करते हैं, पूरा का पूरा रिकर्जन ट्री बनाने की ट्राई करते हैं। सो 2 1 9 1 0 4, ये हमारे पास स्ट्रिंग की बनती। इस स्ट्रिंग में मैं इंडेक्सेस ले देता हूँ। तो शुरू में हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग होगी, लेकिन ऑप्शंस कितने होंगे हमारे पास, कॉल्स कितनी होंगी। मेरे को इस स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट ऑफ वैलिड डिकोडिंग वेज बताने हैं। तो मैं इसको कितनी कॉल्स में डिवाइड कर सकता हूँ, छोटी कर सकता हूँ स्ट्रिंग को, दो तरीकों से। या तो क्या ले लो, या तो इसमें से एक लेंथ की स्ट्रिंग 2 निकाल लो, या फिर इसमें से दो लेंथ की स्ट्रिंग 21 निकाल लो ऑल टुगेदर। तो क्या दोनों वैलिड कॉल्स हैं? क्या 2 वाली कॉल और 21 वाली कॉल दोनों वैलिड कॉल्स हैं? हाँ या ना? क्या 2 नाम का भी एक स्ट्रिंग होता है, 21 नाम का भी एक स्ट्रिंग होता है, एक लेटर होता है? यस। लेकिन क्या 219 निकाल सकते हैं? क्या 3 लेटर्स की कोई स्ट्रिंग होती है? 3 लेटर्स, 3 डिजिट्स का कोई लेटर? नहीं। तो 2 से हमारा जो स्ट्रिंग बनेगा वो कुछ भी बने, हमें फर्क नहीं पड़ता। 2 से आई गेस बी बनता होगा, बट हमें फर्क नहीं पड़ता। जो हमें बाकी की स्ट्रिंग मिल रही है हमें उससे फर्क पड़ रहा है। 9104 बाकी की स्ट्रिंग मिलती है। हम स्ट्रिंग ऑब्वियसली चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रिंग सेम रहेगी। स्ट्रिंग चेंज करने के लिए सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे आप। हम बस इंडेक्स पास कर देंगे कि यार इंडेक्स स्टार्टिंग कौन सा है, सेकंड इंडेक्स है, इंडेक्स स्टार्टिंग कौन सा है, जीरो इंडेक्स है। तो बस ये डिनोट करने के लिए मैं स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्वियसली 1 भी पास हो रहा है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पर है। लेकिन जब कोड करेंगे, कोड में हम स्ट्रिंग को नहीं तोड़ेंगे, स्ट्रिंग सेम रहेगी, बस इंडेक्स पास कर देंगे कि स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है। इस वाली स्ट्रिंग में अगेन दो ऑप्शंस होने चाहिए, वर्स्ट केस में दो ऑप्शंस होंगे मैक्सिमम। या तो सिर्फ 1 ले लो, या फिर 19 ले लो। क्या दोनों वैलिड कॉल्स हैं? क्या दोनों वैलिड कॉल्स हैं? यस और नो? यस। तो अगर मैंने सिर्फ 1 लिया तो मेरा जो आंसर बन रहा है वो क्या है? 9104 इनपुट स्ट्रिंग जो रह रही है। 19 ले लिया ऑल टुगेदर, तो स्ट्रिंग मेरी बच गई 104। पहले ऑब्वियसली मैं लेवल बाय लेवल नहीं चला रहा, रिकर्जन होती है, रिकर्जन में आप हमेशा डेप्थ वाइज जाते हो। तो पहले ये वाली नोड एक्सप्लोर करेंगे जो कि है 2 3 4 5, और देख भी सकते हो ये वाली नोड और ये वाली नोड ओवरलैपिंग है। अगेन दो ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन क्या दोनों वैलिड ऑप्शंस होंगे वो देखना है। क्या 9 एक वैलिड ऑप्शन है, हाँ या ना? एक लेंथ की स्ट्रिंग। लेकिन क्या 91 भी एक वैलिड ऑप्शन है? 91? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9 एक वैलिड ऑप्शन है, 91 एक वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो एक तरह से ये नेगेटिव बेस केस होगा, यहाँ से हम जीरो रिटर्न करेंगे, या फिर यहाँ पे कॉल ही नहीं लगाएंगे। कॉल ही मत लगाओ। जो स्ट्रिंग बचेगी, अगर 9 निकाला तो वो बचेगी 104, जो कि इधर भी बच रही है एसेंशियली। तो 104 में अगेन दो ऑप्शन वर्स्ट केस में हो सकते हैं। या तो सिर्फ 1 लो, या तो सिर्फ आप बोल सकते हो आ, सिर्फ आप 10 ले लो। तो अगर मैंने सिर्फ 1 लिया तो एक ऑप्शन, अगर मैंने 10 ले लिया तो दूसरा ऑप्शन। 1 लिया तो स्ट्रिंग बची 04, 10 लिया तो स्ट्रिंग बची 4। 04 में अब अगेन मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। थोड़ा रिकर्जन ट्री आई डोंट नो, पता नहीं कैसे बड़ा बन जाता है, इतना डेप्थ में बन जाता है। अब से मैं ना हॉरिजॉन्टली रिकर्जन ट्री बनाऊंगा ताकि स्पेस हमारे पास बचा रहे। ठीक है, एनीवेज। तो 04 में क्या जीरो नाम की स्ट्रिंग वैलिड है? नहीं। क्या 04 नाम की स्ट्रिंग वैलिड है? नहीं। दोनों ही कॉल्स इनवैलिड होंगी। जीरो नाम का कोई भी लेटर नहीं है, 04 नाम का भी कोई लेटर नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से तो आंसर आपको जीरो मिल रहा है। तो यहाँ से अगर कहीं भी दोबारा मांगा जाता है 04 का आंसर, तो आप जीरो दे दोगे, क्योंकि यहाँ से जीरो मिला, यहाँ से जीरो मिला, तो यहाँ से भी जीरो प्लस जीरो जीरो आए। 4 नाम की स्ट्रिंग, 4 नाम की स्ट्रिंग में अगर मैं बोलूंगा दो ऑप्शन अगेन, क्या एक लेंथ का 4 निकाल सकते हो आप? क्या 4 निकाल सकते हैं 4 में से? 4 एक वैलिड कॉल है, यस और नो? यस, 4 एक वैलिड कॉल है। तो आपके पास जो स्ट्रिंग बचेगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी। हालांकि क्या दो लेंथ की स्ट्रिंग निकालने का कोई ऑप्शन बचा है? मतलब दो लेंथ की स्ट्रिंग क्या 4 में से निकाल सकते हैं हम? नहीं यार, 4 लेंथ की तो एक ही, 4 जो स्ट्रिंग है वो तो एक ही लेंथ की है, तो एक ही कॉल लगेगी। एम्प्टी स्ट्रिंग में कितने पाथ्स पॉसिबल है? इस वाले बेस केस में तो नेगेटिव था, ये नेगेटिव बेस केस, 0 पाथ्स पॉसिबल थे। एम्प्टी स्ट्रिंग अगर पहुंच गई तो एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने के कितने तरीके होते हैं? एक तरीका होता है, ये इंपॉर्टेंट था। तो अगर आगे से एक मिल रहा है तो इसका भी बनाने का एक तरीका है। 4
एक तरीके से बन सकता है, डी डी की तरीके से। 104 ने बोला कि 104 बनाने के कितने तरीके हैं, 0 + 1 तरीके हैं। क्या, एक यहाँ पर डिवाइड कर दो तो 10, और 4 एक ही तरीका बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये तो नेगेटिव बेस केस था, तो यहाँ तो 0 आया। 1 + 0, इससे भी 1 मिला। 104 ऑलरेडी हम आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या दोबारा आंसर कैलकुलेट करने की नीड है? क्या 104 के लिए दोबारा आंसर कैलकुलेट करना चाहिए हमें? नहीं यार, सेम ही रहेगा। एक ही तो स्ट्रिंग रहेगी अभी भी, तो काउंट तो हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया होगा कहीं ना कहीं, इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, सेकंड इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। हमें वो डीपी टेबल नहीं दिखा रहा, क्या डीपी टेबल बनाने की जरूरत है? या इतना सेल्फ अंडरस्टूड है कि डीपी टेबल कैसे फिल हो रही होगी? इज एवरीवन क्लियर कि हाउ विल द डीपी टेबल बी फिल्ड? एक 1D टेबल बनाने की जरूरत है सिर्फ। ओके, इस वाले नोट से 1 + 1 2 आंसर रिटर्न होगा। हम वो डीपी टेबल में फर्स्ट इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग चोर कर लेंगे, या चलो फटाफट बना ही लेते हैं, क्यों आलस करना। तो डीपी टेबल जितनी स्ट्रिंग होगी उतनी ही बड़ी डीपी टेबल भी होगी। फिर में हर जगह -1 पड़ा होगा, जो कि डिनोट करता होगा कि आंसर आपने कैलकुलेट नहीं करा है। और एक सिक्स इंडेक्स नाम का भी बना सकते हो, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ है। सिक्स इंडेक्स पे आपका आंसर पड़ा होगा 1। एम्प्टी स्ट्रिंग का एक आंसर होता है। जैसे ही आपने देखा 04 क्या है, फोर्थ इंडेक्स। फोर्थ इंडेक्स का आंसर आपका आ गया 0। इनफैक्ट फिफ्थ इंडेक्स का भी आंसर आपके पास आया था, नहीं, फिफ्थ इंडेक्स का आंसर आया था 1। थर्ड इंडेक्स का क्या आंसर आया था? थर्ड इंडेक्स का ये रहा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड इंडेक्स का आंसर आया है 1। सेकंड इंडेक्स का भी आंसर आया है 1। और अभी फर्स्ट इंडेक्स का आंसर आ रहा है 2। और फाइनली इस वाली नोड का भी आंसर मुझे पता है ऑलरेडी। इस वाली नोड का आंसर मुझे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे मिलेगा 1, मिलेगा आंसर, ये रहा 1 है आंसर। और फाइनली रूट नोड के लिए क्या आंसर होगा, 2 + 1 3 होगा, तो वो 3 रिटर्न कर देगा। और रिटर्न करने से पहले स्टोर भी कर लेगा, तो यहाँ पे 3 स्टोर हो गया। क्या सबको लॉजिक समझ आया डीपी का, मेमोराइजेशन का? यस और नो? और ये वाला प्रॉब्लम मेमोराइजेशन से ही आसान है, ये वाला प्रॉब्लम टैबुलेशन से करने जाओगे तो इतना आसान नहीं लगेगा। मतलब आप वो कॉल्स विजुलाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन रिकर्जन में तो कितनी आसानी से विजुलाइज हो पा रही है। हाँ यार, एक लेंथ की स्ट्रिंग ली, दो लेंथ की स्ट्रिंग ली, एक की कॉल, दो की कॉल, बहुत इजीली विजुलाइज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन मेमोराइजेशन से। बट डिपेंड करता है कि मेमोराइजेशन चलेगा या नहीं। स्ट्रिंग सिर्फ 100 लेंथ की है, क्या चल जाएगा? स्ट्रिंग अगर सिर्फ 100 लेंथ की हो तो क्या डीपी चल जाएगी? यस, 10⁴ तक चल जाती है डीपी, याद करो। डीपी में अगर मेमोराइजेशन से कर रहे हो तो आपका रिकर्जन कॉल स्टैक सिर्फ 20,000 कॉल्स तक ले पाता है, 20,000 यानी 10⁴। लेकिन अब आपको तो 10⁴ दे रखा है, तो चल जाना चाहिए। तो इंट काउंट वेज नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, या फिर इंट मेमो नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग पास कर देंगे, जिसमें हम वो इंडेक्स पास कर देंगे कि स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और जिसमें हम डीपी टेबल पास कर देंगे। डीपी टेबल सेफ साइड रहने के लिए हमें कितने साइज की बनानी चाहिए, कोई बताएगा? सेफ साइड रहने के लिए डीपी टेबल कितने साइज की हो, जिसमें कभी भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जैसे इश्यूज आने की दिक्कत कम से कम हो जाए? n+समथिंग, n+ क्या ले ले, 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी, n+समथिंग ले लो एटलीस्ट। तो हमने n+ यानी स्ट्रिंग डॉट लेंथ +5 ले लिया। और मेमोराइजेशन से जो भी आंसर हमें मिलेगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग के लिए, यानी 0th इंडेक्स से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग के लिए, वो हम रिटर्न कर देंगे। तो एसेंशियली पॉजिटिव बेस केस कोई बता सकता है क्या है? पॉजिटिव बेस केस तब हम बोल सकते हैं कि हमारे को एक आंसर मिल रहा है। और प्लीज कोई अनम्यूट कर सकता हो तो कर लो। पॉजिटिव बेस केस क्या होना चाहिए? IDX क्या हो? S डॉट लेंथ। अगर मेरी स्ट्रिंग खाली हो जाए, यानी इंडेक्स स्ट्रिंग डॉट लेंथ पर पहुंच जाए, तो उस दिन एक आंसर पॉसिबल है, एम्प्टी स्ट्रिंग एक आंसर होता है। वरना नेगेटिव बेस केसेस बाद में देखेंगे। अभी दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक लेंथ की स्ट्रिंग बनाओ, यानी सिर्फ सबसे पहला कैरेक्टर ले लो, या दो लेंथ की स्ट्रिंग बनाओ, यानी पहला और दूसरा दोनों कैरेक्टर ले लो। तो मैं वो इंटीजर में ले रहा हूँ, क्योंकि आपके ऑब्वियसली वो डिजिट ही दे रखी है। तो अगर मैं सिर्फ एक लेंथ की स्ट्रिंग लूँ, तो इसको मैं बोल देता हूँ लेंथ 1, जो कि क्या आएगा, स्ट्रिंग के सबसे पहले कैरेक्टर को ले लो, यानी स्ट्रिंग डॉट कैरेट इंडेक्स ले लो। लेकिन क्या कैरेक्टर 0 इक्विवेलेंट टू इंटीजर 0 होता है? यानी क्या 0 एज अ कैरेक्टर इज इक्विवेलेंट टू 0 एज अ इंटीजर? क्या 1 एज अ कैरेक्टर इज इक्विवेलेंट टू 1 एज अ इंटीजर? क्या 9 एज अ कैरेक्टर इज इक्विवेलेंट टू 9 एज अ इंटीजर? नहीं। अगर इनको चेंज करना हो, कैरेक्टर से इंटीजर में जाना हो, कैरेक्टर 1 से इंटीजर 1 में, कैरेक्टर 9 से इंटीजर 9 में जाना हो, तो क्या करते हैं?
माइनस ऑफ इसका जीरो कर देते हैं, माइनस ऑफ जीरो कर देते हैं, माइनस ऑफ जीरो कर देते हैं, यानी -48 कर दो। इसका स्काई कोड क्या है? 48। इसका स्काई कोड क्या है? 49। इसका स्काई कोड क्या है? 57। तो 48 में से 48 माइनस करोगे तो जीरो पहुंचेगा, 49 में से 48 माइनस करोगे तो 1 पहुंचेगा, 57 में से 48 माइनस करोगे तो 9 पहुंचेंगे। तो हमें क्या करना है, उस डिजिट में से जो कैरेक्टर वाली डिजिट है, उस कैरेक्टर में से आपको जीरो कैरेक्टर माइनस करना है, तो आप इंटीजर पे पहुंच जाओगे। क्या ये समझ आ रहा है? एक लेंथ वाला जो डिजिट आएगा, डिजिट वन इसको बोल देते हैं, डिजिट वन, पहली डिजिट। इसी तरीके से दूसरी डिजिट क्या आएगी? इसी तरीके से दूसरी डिजिट आ जाएगी आपकी एस डॉट कैरेट इंडेक्स +1 माइनस में जीरो, अगली डिजिट जो आएगी। अब पहली वाली डिजिट कब वैलिड कॉल होगी? मैं कब बोल सकता हूँ कि पहली डिजिट हमेशा एक वैलिड कॉल बनाएगी, या कब इनवैलिड होगा ये बता दो। एक डिजिट का कॉल कब इनवैलिड कॉल होगा या हमेशा वो वैलिड है? जीरो होगा। अगर वो डिजिट वन जीरो हुई तो आपका कॉल इनवैलिड है। तो इनफैक्ट अगर डिजिट वन ही जीरो हुई तो क्या दो डिजिट वाला कॉल भी इनवैलिड हो जाएगा? अगर जीरो इनवैलिड है तो क्या 04 भी इनवैलिड था? जी। यस। ऐसे केस में हम रिटर्न जीरो कर सकते हैं और स्टोर करके रिटर्न कर सकते हो आप। फिर डीपी ऑफ इंडेक्स में स्टोर करा और फिर रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक नेगेटिव बेस केस, जिसमें हम बोल रहे हैं कि अगर जीरो आ गया आगे आगे, तो ना तो एक डिजिट वाली कॉल होगी ना तो दो डिजिट वाली कॉल होगी, सिंपली जीरो रिटर्न कर दो। वरना अगर कॉल पॉसिबल है तो हम जो भी आंसर आएगा उस आंसर को स्टोर कर लेंगे। कैसे? मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, कॉमा इंडेक्स +1, क्योंकि एक डिजिट निकाली है, और डीपी टेबल एज इट इज। ठीक है। अगर दो डिजिट की कॉल निकालनी है तो यार दूसरे डिजिट को क्या करें, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा। मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें 12 पड़ा है, मेरे को स्ट्रिंग 12 से इंटीजर 12 निकालना है। तो मेरे को ये तो पता है कि स्ट्रिंग वन से इंटीजर वन कैसे निकलता है, वन कैरेक्टर में से जीरो कैरेक्टर माइनस कर दो। कैरेक्टर टू में से इंटीजर टू कैसे निकलता है, कैरेक्टर टू में से इंटीजर जीरो माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा इंटीजर वन, ये बन जाएगा इंटीजर टू। लेकिन इन दो डिजिट्स की मदद से हम वो 12 नंबर कैसे बनाएंगे, 12 इंटीजर कैसे बनाएंगे वन और टू की मदद से? गिवन वन एंड टू फॉर्म 12, कैसे होगा? बहुत ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। डिजिट 1 into 10 प्लस डिजिट वन, दोबारा रिपीट करना। डिजिट 1 into 10 प्लस डिजिट। बिल्कुल। जो हमारा दो डिजिट का नंबर फॉर्म होगा वो कैसे होगा? वन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, +2 कर दो, 1 into 10 10, +2 12। तो आपको क्या करना है, जो दो डिजिट का नंबर है उसको सीधा सीधा मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि पहली डिजिट ली और उसमें आपने 10 मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐड कर दिया दूसरी डिजिट को, तो एसेंशियली दो डिजिट का नंबर बन गया। पहली डिजिट इंटू 10 प्लस दूसरी डिजिट। तो पहली बात तो क्या ये वाली कॉल हमेशा वैलिड होगी, दो डिजिट की कॉल? नहीं। नहीं। कब वैलिड नहीं होगी? जब 1 से पहले या फिर 26 के बाद होगा। चलो वो तो हम बाद में हैंडल कर लेंगे कि वो वन से छोटी हो या 26 से बड़ी हो, बट उसके अलावा और कब इनवैलिड होगी वो तो ऑब्वियसली हम बाद में ही पता लगा सकते हैं ना, कि क्या मेरी डिजिट टू यानी दो डिजिट का नंबर, क्या मेरा 10 से छोटा है, या फिर क्या ये मेरा 26 से बड़ा है। तो भाई ये वाली कॉल नहीं लगा सकते, तो आपका आंसर में कुछ भी ऐड मत करो, तो बस सिंपली हो गया काम। लेकिन ये तो बाद में हैंडल होगा। आपका पहले एक और कॉर्नर केस आएगा, वो क्या होगा? फर्स्ट डिजिट जीरो होगी तो हमने डायरेक्टली रिटर्न कर चुके हैं अभिषेक, उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। आप एक और कॉर्नर केस है, रिकर्जन ट्री को दोबारा देखो। एक और जगह दो डिजिट की कॉल इनवैलिड है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर दो डिजिट की कॉल इनवैलिड है? ग्रेटर देन 26। वो तो इधर हैंडल हो जाएगा, वो तो बाद में हैंडल होगा। कि हमें जब डिजिट मिलेगी दो डिजिट का नंबर, वो 12 है तो वैलिड है, 12 26 से बड़ा है तो इनवैलिड है, 10 से छोटा है तो इनवैलिड है, वो बाद में हैंडल होगा। लेकिन पहले ही ये निकालने से पहले, दूसरी डिजिट निकालने से पहले क्या मुझे इंश्योर कुछ करना चाहिए? 04 होगा। जीरो, सॉरी, नहीं जीरो नहीं, वो तो पहले हैंडल हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देख के बताओ कुछ आएगा हिंट। दो डिजिट की कॉल कब और इनवैलिड होगी? लास्ट इंडेक्स पे जब होंगे n-1। बिल्कुल। जब मेरा अगला इंडेक्स ही एग्जिस्ट ना करे तो क्या दो डिजिट की कॉल वैलिड होगी? नहीं होगी। तो अगर मेरे पास इंडेक्स
अगर मेरे पास जो इंडेक्स है वो स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 है, लास्ट इंडेक्स है, ऐसे केस में मेरे पास अगली डिजिट हो ही नहीं सकती, और अगली डिजिट हो ही नहीं सकती तो बस मैं अपने आंसर में स्टोर कर लूंगा डीपी ऑफ इंडेक्स, आंसर को डीपी ऑफ इंडेक्स में, और आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आप चाहो तो पहले आंसर बना लो, पहले एक आंसर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जो कि 0 होगा। इस वाले केस में हम आंसर बेसिकली रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लेंगे डीपी ऑफ इंडेक्स में आंसर, जो कि 0 होगा। वरना आप क्या करो, आंसर में ऐड कर दो पहली वाली कॉल। अगर दूसरी वाली कॉल इनवैलिड है तो कॉल मत लगाओ दूसरी वाली को, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि अगर दूसरी वाली कॉल वैलिड हो तो कॉल लगा दो। अगर आपकी दूसरी वाली कॉल वैलिड होगी तो हम कॉल लगाएंगे, यानी अगर इंडेक्स मेरा स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 से छोटा होगा तो मैं दूसरी वाली कॉल लगा रहा हूँगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी अब केस है कि यार अगर 2 डिजिट का नंबर जो फॉर्म होता है वो आपका 10 से छोटा हो गया, यानी 01 02 03 09 ऐसा हो गया, या 26 से बड़ा हो गया, तो क्या 2 डिजिट की कॉल वैलिड है? क्या 2 डिजिट की कॉल वैलिड है इस केस में? नहीं है। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉल मत लगाओ। तो कॉल तब लगानी है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और लेस देन इक्वल टू 26 हुआ, तभी कॉल लगेगी 2 डिजिट वाली। और कॉल क्या लगेगी, आप बोल सकते हो आंसर में ऐड कर दो मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंडेक्स व्हाट, इंडेक्स क्या पास हो जाएगा अगर 2 डिजिट की कॉल लगा रहे हैं तो? एनीवन? इंडेक्स में क्या पास करें? +2। +2। और फाइनली रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लेंगे, तो डीपी ऑफ इंडेक्स में स्टोर कर लो आंसर। हालांकि एक लाइन और मिसिंग है अभी पूरे कोड में, ध्यान से देख के बताना, एक छोटी सी लाइन मिसिंग है। डीपी का कोड है, हिंट दे दिया। अगर DPF IDX फील्ड है तो रिटर्न कर दो। अगर डीपी ऑफ इंडेक्स में पहले से ही आंसर पड़ा हुआ है, यानी वो नॉन -1 वैल्यू है, तो जो भी वो वैल्यू थी वही रिटर्न कर दो। बेसिकली कैशिंग करना चाहते हैं हम, फेच एंड स्टोर, दो तरीके होते हैं, दो लाइंस ऐड होती हैं। एक बार इस कोड को चलाते हैं, थोड़ा सा कोड मुश्किल है क्योंकि कोड में कॉर्नर केसेस बहुत सारे हैं। पहला जो कॉल है वो एक स्ट्रिंग वाला कॉल है, 1 डिजिट वाला, और दूसरा जो कॉल है वो 2 डिजिट वाला कॉल है, और थोड़ा बहुत रॉन्ग आंसर आ रहा है। मेरा आउटपुट 0 आ गया, 0 आ गया, 0 ही आ गया। 0 ही क्यों रह रहा है ये? आंसर में शुरू में 0 आंसर लिया। 0 है। सॉरी, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत सर है। क्योंकि जब भी रिकर्जन कॉल हो रहा है आंसर हमारा अपडेट होकर 0 ही हो जा रहा है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं किया। जब भी हम अपडेट कर रहे हैं तो आंसर इनिशियलाइज होकर 0 हो जाता है, ऐसा क्यों? हमने आंसर लिया 0, उसमें आगे से जो आंसर आ रहे हैं, उसमें आगे से जो आंसर आ रहे हैं वो हमने ऐड करवा लिया। कुछ और दिक्कत है? यहाँ पे अगला कैरेक्टर ले लिया, उसमें -0 कर दिया, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं, कॉल तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर लिया, उसको पूछा क्या वो 0 है, तो भाई कुछ आंसर नहीं बन सकता, तो रिटर्न आंसर, यानी 0 रिटर्न कर दो। वरना आंसर में आपने इंडेक्स +1 वाली कॉल लगाई। इंडेक्स अगर अगला एग्जिस्ट करता है तो आपने 2 इंडेक्स वाली कॉल लगाई, पहले 2 डिजिट्स निकाली, उन 2 डिजिट्स के बेसिस पर अगर वो वैलिड डिजिट्स हैं तो आपने क्या कर दिया, आपने 2 डिजिट वाली कॉल लगा दी। डीपी शुरू में आपने इतनी बड़ी बनाई। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, समझ आ गया। सजद ने वैसे चैट में लिख भी दिया। क्या मैंने डीपी टेबल में -1 फिल किया है? क्या मैंने डीपी टेबल में माइनस फिल कर रखा है? एरेज डॉट फिल, और मैं पूछ क्या रहा हूँ यहाँ पे, क्या वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है? लेकिन -1 तो फिल ही नहीं किया ना, मैंने तो 0 फिल कर रखा है, तो वो हमेशा नॉट इक्वल टू -1 बोल के रिटर्न 0 कर देगा। क्या वैभव आप भी यही बोल रहे थे या कुछ और बोल रहे थे आप? ठीक है, तो अब कोड हमारा मोस्ट प्रोबेबली सही है और एक्सेप्टेड भी आ गया। इस कोड को आप इजीली सिमिलर तरीके से टैबुलेट कर सकते हो, हालांकि मैं टैबुलेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेमोराइजेशन वर्क कर गया। जहां पर मेमोराइजेशन वर्क ना करे वहां पर टैबुलेशन की तरफ जाओ, या फिर जहां पे टैबुलेशन इजी लगे वहां पर जाओ। लेकिन यहाँ पे तो मेमोराइजेशन ही ज्यादा इंट्यूटिव है मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन से ही करवा रहा हूँ।
हालांकि अगर किसी को डाउट आता है, कोई प्रैक्टिस करता है, उससे नहीं हो पाता, तो प्लीज मेरे से किसी और क्लास में पूछ लेना। बट अगर ये समझ आ रहा है तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताना है कितना लग रहा होगा। हर एक नोड से दो दो कॉल्स, लेकिन उसमें से एक कॉल तो बेस केस बन रही है एक तरह से। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी? फिबोनाची वाला कैटेगरी है, लीनियर जाएगा। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, और एवरीवन पे आंसर करो यार, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो कितना जाएगा? हमने एक तो रिकर्जन यूज करी है और एक हमने डीपी टेबल यूज करी है, दोनों। अरे तो एक क्या डाउट मैं, था, हाँ अगर हम बोलो। डीपी यूज नहीं करेंगे तो फिर वो जो, अगर डिजिट इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो हम रिटर्न जीरो कर देंगे, राइट? हाँ, ओके। लेकिन वो तो बस यहीं पर आप कर पाओगे ना डीपी, मतलब डीपी अगर यूज नहीं करते, लेकिन बाकी जगह तो आपको ये वाली कॉल्स बार बार लगानी पड़ेगी, ये वाली और ये वाली कॉल। मेन तो हाँ आप मतलब डीपी किसने किसी, लगाते हैं कॉल्स के लिए? ओके, इसी सेम क्वेश्चन में अगर डिजिट इक्वल्स टू जीरो आता है, यहाँ पे रिटर्न जीरो किया तो नहीं चलेगा क्या? अगर नहीं चल तो जाएगा, लेकिन आप उस वाले केस को भी कैश करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो मेरे पास अच्छा एक ओके। बहुत, मान लो एक मेरे पास स्ट्रिंग थी 1 2 0, और फिर बहुत सारे वन, बहुत सारे वन। मतलब इसके कितने सारे आंसर्स पॉसिबल होंगे? वो जितने भी आंसर्स होंगे उसके आगे अगर आप जीरो लगा दोगे तो आपका इस वाली स्ट्रिंग का आंसर जीरो बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका आंसर स्टोर नहीं किया तो आप ये सारे आंसर बार बार कैलकुलेट करने की तरह से ट्राई कर रहे हो। या फिर आप बोल सकते हो दो गॉल एटलीस्ट लगा ही रहे हो। तो उसको भी हमने ऑप्टिमाइज करने के लिए बोल दिया कि यार अगर जीरो भी आंसर आ रहा हो तो वो भी तो एक आंसर है, तो उसको भी स्टोर करके डन करो। समझ आ रही है बात? इस इंडेक्स से अगर मेरा आंसर स्टार्ट होता है तो इस पूरी स्ट्रिंग का आंसर जीरो है। ओके। तो वो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्टोर करा और रिटर्न करा। अच्छा और फिर मतलब जब, हम माइनस वन से चेक कर रहे हैं, राइट? ओके, हाँ गॉट इट। इसलिए -1 से इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे इन्फिनिटी या फिर जीरो भी आंसर्स होते हैं। तो हमें इनिशियलाइज हमेशा या तो -∞ से या फिर -1 से, इस तरह की वैल्यू से करना चाहिए, जो कि कभी भी हमारा आंसर नहीं बने। प्लीज सबके सब फटाफट कोड देखो, कोड से गो थ्रू करो। भैया एक बार इसका ड्राई रन करा सकते हो? किसका, अभिषेक? सेम प्रॉब्लम का दोबारा से ड्राई रन? कोई स्पेसिफिक पार्ट बताओ यार जो मैं दोबारा से बता दूं, पूरा प्रॉब्लम दोबारा से करवाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि एसेंशियली हो क्या रखा है, आप शायद से रिकर्जन में आए नहीं थे क्योंकि आप दूसरे बैच के हो, लेकिन मैंने यही सेम प्रॉब्लम रिकर्जन में भी करवाई है इसी बैच में, जस्ट अभी ऑलमोस्ट 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले। तो ऑलरेडी जो इस बैच के लोग हैं आई गेस उनके लिए रिपीटेटिव हो रहा होगा। क्या उन लोगों को थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट फील हुआ था जिन्होंने जस्ट ये क्वेश्चन 15-20 दिन पहले किया था? उनके लिए क्या ये ज्यादा मुश्किल फील हुआ? ऑनेस्टली बताना, डीएसएस आगा वाले लोग। यार डीपी ऐसा लग रहा है कि भाई रिकर्जन से तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब डीपी अलग ही लेवल की गेम चल रही है और रिकर्जन तो अलग ही था, वो तो इजी इजी था, डीपी तो बिल्कुल ही हार्ड जा रहे हैं। या फिर काफी हद तक डीपी और रिकर्जन एक जैसे लग रहे हैं? अगर सेम जिनको लग रहे हैं वो राइट ट्रैक पर हैं। अगर उनको डीपी मुश्किल लग रहा है रिकर्जन के कंपैरिजन में, तो आपका रिकर्जन स्ट्रांग नहीं है। सिंपल सा आंसर है। रिकर्जन पहले हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये नहीं बोला था कि सारी क्लासेस देखो रिकर्जन की,
कम से कम शुरू की 4 क्लासेस देखने के लिए बोला था। और अगर प्लीज यार किसी ने भी वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं, देख लो जल्द से जल्द, क्योंकि रिकर्जन सिर्फ डीपी में यूज नहीं आएगा, रिकर्जन बाइनरी ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री में, आपका हीप में, राइटिंग जिसे बोलते हैं उसमें, फिर आपका साथ के साथ ग्राफ्स में, हर जगह आपका रिकर्जन यूज आने वाला है। ट्राइज में, प्रीफिक्स ट्री जैसे बोलते हैं, हर जगह रिकर्जन यूज आएगा। तो रिकर्जन सिर्फ ऐसा नहीं है कि टॉपिक करवाया खत्म और अब जैसे कि एरेंज स्ट्रिंग हो गया था या फिर सेकंड क्यू हो जाएगा, लिंक लिस्ट हो जाएगा तो रिकर्जन भी हो जाएगा, वैसा नहीं है। रिकर्जन इज द फंडामेंटल। तो जिन लोगों के भी कॉलेज में एग्जाम थे, स्पेसिफिकली मेरे को कुछ लोगों ने बताया है, जैसे कि क्षितिज हैं या फिर और भी कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी आप बोल सकते हो कि ऑफिस में थोड़ा वर्क प्रेशर आ गया था। तो यार ऐसे टाइम पर अगर अ, मतलब छोड़ दिया ना कोर्स, तो फिर वो पूरा ही छूट जाएगा। और काफी लोग होते हैं जो पूरा पूरा पे कर देते हैं लेकिन कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। आप जब तक उस कोर्स का फायदा नहीं उठाओगे, जब तक कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक कोर्स पड़ा भी रहेगा आपके पास, उसका क्या फायदा है। वो मोटिवेशन तभी आती है जब लाइव कोर्स होता है, उसके बाद नहीं आती इतनी। तो अगर आपके ऑफिस में थोड़ा वर्क प्रेशर चल रहा हो, तो यार एटलीस्ट सैटरडे संडे तो निकाल सकते हो ना, थोड़ा बहुत अपना एंटरटेनमेंट तो कट कर सकते हो। मेरे को देख लो, मैं 5 डेज ऑफिस में वर्किंग प्लस आपका रात को क्लासेस और 2 डेज वीकेंड पे वर्किंग, मतलब बीच बीच में छुट्टियां ले लेता हूँ मैं भी आपके लिए, आपके बैच की, लेकिन मोस्टली तो 80% तो कंप्लीट होती है हमारी क्लासेस। ठीक है, और आज एक सेशन भी रखना था यार, उसका क्या नाम है, रेज्यूमे बिल्डिंग का सेशन रखें। आप में से भी कुछ लोगों ने मेरे को भेजा था रेज्यूमे, लेकिन यार ऑनेस्टली बताओ ना, तो इतने जो मैंने पॉइंट्स मंगवाए कि पॉइंट्स लिख के भेजो अपने 3-4 अचीवमेंट के, वर्सेस अपना रिज्यूमे भेजो, तो पॉइंट्स ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे और रिज्यूमे इतना हाईलाइटेड ही नहीं था। मतलब रिज्यूमे इतना अच्छा तो बना ही नहीं रखा था। एग्जाम्पल के लिए, इतने सारे लोगों ने 800 800 हजार हजार प्रॉब्लम कर रखी है और रिज्यूमे में लिख ही नहीं रखा कि मैंने लीड कोड पे 800 प्रॉब्लम कर रखी है, या फिर मैंने लीड कोड के ये कॉन्टेस्ट दिए थे और इस कॉन्टेस्ट में मैंने 100 रैंक ली थी, 100 रैंक ऑल इंडिया रैंक या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड रैंक 100 ली थी, लिख ही नहीं रखा रेज्यूमे में। या फिर और एग्जांपल के लिए, लीड कोड के प्रोफाइल्स के लिंक, जीएफजी के प्रोफाइल के लिंक ही नहीं डाल रखे, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं डाले, तो कहते हैं कि मैं अपनी डेवलपमेंट प्रोफाइल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता था। तो भाई डेवलपमेंट प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग दिखा देना, उसके लिए आपके पास इतना सारा एरिया था, लेकिन ये थोड़ी ना कि डीएसए को हटा ही दो रेज्यूमे में से। या फिर आपका वर्क प्रोफाइल है, आपने ऑलरेडी 6 महीने इंटर्नशिप कर रखी है या फिर कहीं पर काम कर रहे हो ऑलरेडी 1 साल से, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपना कॉलेज ही हटा दो कि मैंने तो कॉलेज करा ही नहीं। भाई कॉलेज डालना पड़ेगा तब भी। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो कीवर्ड होते हैं, जो कि एटीएस को चाहिए, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, तो वो तो डालने ही डालने पड़ेंगे। और मैं ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड देख रहा था कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उन्होंने सीजीपीए हटा रखी है अपने कॉलेज के आगे से। जो आपके क्या नाम है, बोल सकते हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्होंने डीएसए हटा रखा है पूरा अच्छे से। या फिर जो नॉन टेक वाले बच्चे हैं, जो मतलब नॉन टेक में है, एक तरह से आप बोल सकते हो कोर ब्रांचेस में है, उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स में डाल ही नहीं रखा, डीबीएमएस ओएस वगैरह। तो यार इन चीजों पे वर्कआउट करने की जरूरत है। सॉफ्ट स्किल्स भी इम्प्रूव करनी चाहिए हमें अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स। और यार स्पेसिफिकली 2023 बैच के लिए थोड़ा बुरा हुआ है, मतलब जो मेरा बैच है उसमें मैंने काफी लोग देखे हैं, मतलब जो भी ओपनिंग आ रही है या तो हमारे बैच के बाद वाली आ रही है या फिर हमारे बैच से पहले वालों के लिए आ रही है। तो टफ टाइम्स है। एंड आई नो कि सबसे ज्यादा लोग 2023 वाले में से ही हैं इस बैच में भी। तो आप लोग प्लीज अपॉर्चुनिटीज गो थ्रू करते रहो, जैसी कोई सी भी मिलती है वैसी उस पर अप्लाई कर दो।
और इस जो ये सेल्सफोर्स वाले मैंने भेजी है, अगर आप में से कोई 2023 का हो तो उस सेल्सफोर्स वाली पे भी अप्लाई कर देना विदाउट रेफरल। ऐसा ना हो कि रेफरल नहीं मिल रहा तो अप्लाई ही नहीं करा। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे, क्या अगले क्वेश्चन पे मूव करें? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रही है वो है अगली नंबर 2। अगली नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगेन, ये जो पूरा डीपी के सारे कैटेगरीज है ना, इसमें हर एक कैटेगरी में इतनी इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, इतनी रिपीटेटिव प्रॉब्लम जो बार बार इंटरव्यू में पूछी जाती है। ये थोड़ी सी नॉन इंट्यूटिव है, मतलब थोड़ी सी ट्रिकी है इन टर्म्स ऑफ कि आप सॉल्व कैसे करने वाले हो। ऑल द क्वेश्चन ये डीपी की ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ग्रीडी का फील आता है। अगर आप थोड़ा रिलेटिव टैक्स में भी जाओगे तो आपको मैथ्स दिख जाएगी, ही दिख जाएगा। मतलब ये ग्रीडी से भी हो सकती है और डीपी से भी हो सकती है। हालांकि सोल्यूशन ही डीपी का ही करने वाले हैं हम, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत आपको काइंड ऑफ थोड़ी सी अलग सी फील आएगी कि यार इस तरह का डीपी तो पहली बार करा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपको एक अगली नंबर की डेफिनेशन बता रखी है। अगले नंबर क्या होता है? एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके प्राइम फैक्टर्स 2 या फिर 3 या फिर 5 में से कोई है। एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स स्पेसिफिकली, या तो 2 हो या 3 हो या 5 हो या इनका कॉम्बिनेशन हो। इन तीन नंबर्स के अलावा उस नंबर का कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसी एक सीरीज मिलेगी अगली नंबर की, उस सीरीज में nth अगली नंबर जो होगा वो आपको प्रिंट करना है। जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दे रखी है कि ये है सीरीज अगली नंबर्स की। 1 जो है, इसके फैक्टर्स क्या है? कोई सा भी नहीं है, प्राइम फैक्टर्स में से एक भी नहीं है, तो भाई ये भी मान सकते हैं आप अगली नंबर है। 2, 2 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर है? 2 ही है, तो ये भी अगली नंबर हुआ। 3 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर है? अगेन 2 है, तो ये भी, सॉरी अगेन 3 है, तो प्राइम फैक्टर हो गया, तो अगली नंबर हो गया। 4 के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 2 और 2, तो अगेन अगली नंबर होगा। 5 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 5, अगली नंबर। 6 के दो फैक्टर्स है, 2 और 3, अगेन अगली नंबर। 8 के पास फैक्टर्स हैं 2 2 2, यस, 3 3। 10 का हो गया 2 into 5, 12 का हो गया 2 into 2 into 3। तो ये सारे जो नंबर सारे हैं वो अगली नंबर सारे। 11 क्यों नहीं है? 11 का एक फैक्टर आ गया 11। 7 क्यों नहीं हुआ? 7 का एक फैक्टर आ जाएगा 7 itself। या फिर मे बी आप बोल सकते हो 14 क्यों नहीं आएगा? 14 का अगेन 7 आ जाएगा। तो जो भी अगली नंबर्स की सीरीज आती है उसमें nth अगली नंबर, अगर n बोला जाता है 10, तो 10th अगली नंबर जो भी होगा वो आपको देना है। अगर फर्स्ट अगली नंबर मांगा जाएगा तो 1 देना है, एंड सो ऑन। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है, हाँ या ना? यस और नो? nth अगली नंबर। लीड कोड पर आपका है ये 264, मीडियम प्रॉब्लम है, लीड कोड 264। तो मैं ये सीरीज वापस से ले आता हूँ। सीरीज क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर आपके 8 9 10, 8 9 10 12, और जैसे अगला नंबर जो आएगा वो आएगा 15। अगला नंबर जो आएगा वो आएगा आपके पास 16, एंड सेम सेम सीरीज गोज ऑन। तो अब अगर आपको एन 10 बोला जाता तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ अगली नंबर, फिफ्थ अगली नंबर, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, तो 10th अगली नंबर 12 आता। या फिर एंड सो ऑन आगे का भी मांगा जाता तो कोई सा भी एन दे सकते हैं आपको। एन आपको वर्स्ट केस में 1690 जितना बड़ा मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े होंगे तो जैसे वो इंटीजर से ओवरफ्लो कर रहे होंगे, इसलिए इन्होंने जो कंस्ट्रेंट है वो थोड़ा छोटा लिया है। बट द मेन थिंग इज सॉल्व कैसे करें। भाई वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एन 10 दिया जाए तो आंसर आए 12, एन 5 दिया जाए तो आंसर आए 5, एन 12 दिया जाए तो आंसर आए 16। हाउ विल यू फिगर आउट nth अगली नंबर? स्टार्टिंग विद ब्रूट फोर्स। कोई बता सकता है ब्रूट फोर्स क्या होगा? एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आ रहा है? हमेशा आपको इंटरव्यू में ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा अच्छा, वही था क्वेश्चन, वापस एक बार रिपीट करो, समझा नहीं हुआ। nth मतलब अगर 10th दिया तो 12th अगली नंबर कैसे हो गया? ये सीरीज हमने नहीं, कैसे बनाई? दोबारा से बता देता हूँ। एक अगली नंबर कैसा कैसा नंबर है?
एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में कॉम्बिनेशन हो ऑफ 2 या 3 या 5, इन तीनों नंबर्स में से ही कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होना चाहिए या इनका कॉम्बिनेशन। तो 1 क्यों प्राइम अगली नंबर है? क्योंकि इसके पास एक भी प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 क्यों अगली नंबर है? क्योंकि सिर्फ इसके पास एक प्राइम फैक्टर है, दैट इज 2 इटसेल्फ। 3 के पास सिर्फ 3 इटसेल्फ। 4 के पास 2 और 2 दो बार आ जाएगा, तो 2 इस सीरीज में आ रहा है, मतलब इन तीनों में से आ रहा है। 5 के पास सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है 5। 6 के पास 2 और 3, तो ये भी अगली नंबर हुआ। 7 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 7 के पास एक प्राइम फैक्टर आ जाएगा 7, जो इन तीनों में से नहीं है। 8 क्यों होगा? क्योंकि 8 में 2 2 2 तीन बार आ जाएगा। 9 क्यों होगा? 9 में 3 और 3 है, 3 इंटू 3, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। 10 क्यों होगा? 10 है 2 इंटू 5। 12 2 इंटू 2 इंटू 3। 11 क्यों नहीं है? क्योंकि 11 के पास एक प्राइम फैक्टर है, दैट इज आप बोल सकते हो 11 इटसेल्फ। समझ गया। 13 क्यों नहीं है? 14 क्यों नहीं है? 13 के पास 13 है, 14 के पास 7 है। 15 के पास 3 इंटू 5 है। 16 के पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो आपके पास ये एक सीरीज बन रही है अगली नंबर की। ये सीरीज हमने फॉर्म करी है जैसे फिबोनाची फॉर्म करते हैं। इस सीरीज में आपको nth फिबोनाची मांगा जाता था, इस बार nth अगली नंबर मांगा जा रहा है। n 10 है तो 10th अगली नंबर 12 है, 7th अगली नंबर 8 है, 12th अगली नंबर 16 है, एंड सो ऑन। क्लियर अप? और 1 क्यों कंसिडर किया आपने फिर? क्योंकि 1 के पास कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर नहीं होना भी अगली नंबर के बराबर ही होता है। हमने बोला था ओके, इनके अलावा कुछ नहीं ठीक है। होना चाहिए, तो कुछ भी ना हो तो इनके अलावा कुछ भी नहीं है। और कोई बताएगा? कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच किसी के दिमाग में आ रही हो, कैसे हम nth अगली नंबर निकाल सकते हैं? ब्रूट फोर्स जरूरी नहीं है कि चले, ब्रूट फोर्स टीएलई भी दे सकती है, लेकिन ब्रूट फोर्स बताना जरूरी है। n तक के सारे अगले नंबर्स निकाल लो। क्या मैं बोल सकता हूँ इस सीरीज वन। को कंस्ट्रक्ट ही कर लो? यस और नो? यस। कंस्ट्रक्ट द अगली नंबर सीक्वेंस, अगली सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे? एक एक नंबर पे जाओ और उसको पूछो क्या वो अगली है या नहीं। 1 क्या तू अगली है? क्या तेरे पास कोई 2 3 5 के अलावा कोई फैक्टर है? तो वो कैसे पता लगेगा? 1 को जितनी बार 2 से डिवाइड कर सकते हो कर दो, फिर 3 से जितनी बार डिवाइड कर सकते हो कर दो, फिर 5 से जितनी बार डिवाइड कर सकते हो कर दो। अगर नंबर 1 रह गया तो वो अगली नंबर है। जो शुरू में ही 1 है तो वो तो है ही अगली नंबर। 2 क्या अगली नंबर है? हाँ, 2 को एक बार 2 से डिवाइड करोगे तो वो 1 बन जाएगा, तो हाँ अगली नंबर है। 3 क्या अगली नंबर है? 2 से डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड करके 1 बन जाएगा। 4 का अगली नंबर है, एक बार 2 से डिवाइड किया 2 बन गया, एक और बार 2 से डिवाइड किया 1 बन गया। जो भी 1 बन रहा है इन तीनों नंबर से डिवाइड करने के बाद वो अगली नंबर है। और जो भी 1 नहीं रहा, उसके पास कुछ नंबर बच गया, वो अगली नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 12 लूँ, 12 का अगली नंबर होगा तो पहले आप 2 से जितना डिवाइड कर सकते हो कर दो, तो 12 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कितना बन जाएगा आपके पास? 12/4 3 बन जाएगा। फिर 3 से जितना डिवाइड कर सकते हो कर दो, तो 1 बन गया, है अगली नंबर। बट यहीं पर अगर मैं 14 लेता तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाएगा। अब ना तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, ना तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं 7 को, तो आपका ये अगली नंबर नहीं होगा, क्योंकि 7 बच गया, तो ये अगली नंबर नहीं है। तो आप एक एक करके हर नंबर पे जाओ, उससे पूछो क्या वो अगली नंबर है या नहीं है। तो ऐसे करते करते जब तक nth अगली नंबर ना मिल जाए तब तक आप इटरेट करते रहो। तो अगली सीक्वेंस बनानी है, एक नंबर को चेक करना हो वो अगली है या नहीं। चेक करने में कितना टाइम लग रहा है? किसी भी नंबर को, लेट से मैं 30 नंबर ले रहा हूँ, 30 को जितनी भी बार वो 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड याद करो, डिवाइड जितनी भी बार 2 से डिवाइड हो सकता है कर दो, फिर जितनी भी बार 3 से डिवाइड हो सकता है कर दो, फिर जितनी भी बार 5 से डिवाइड हो सकता है कर दो। तो कितना टाइम लगेगा एक नंबर को चेक करने में वो अगली नंबर है या नहीं? एनीवन? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल 16 पकड़ लो। 16 को मेरे को 2 से 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 16 के लिए क्या है? व्हाट इज 4 इन टर्म्स ऑफ 16? लॉग बेस 2n। क्या मैं बोल सकता हूँ लॉग n? क्या चेक करने में लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। लेकिन ऐसा काम कितनी बार करेंगे जब तक nth अगली नंबर ने मिल ना जाए। तो ये चेक अगली इनटू आप बोल सकते हो n टाइम्स, वर्स्ट केस में n टाइम्स, तो n log n से भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ n नंबर्स के लिए नहीं, अगर 12 मांगा जाता तो 16 नंबर्स के लिए चेक करना है। n 20 होता तो और भी ज्यादा नंबर्स के लिए चेक करना होता। तो ये तो ब्रूट फोर्स है जो कि ऑब्वियसली टीएलई आएगी, मतलब ऐसा अज्यूम कर लेते टीएलई आएगा। लेकिन क्या कोई बेटर सोल्यूशन है जो कि हमें इससे कम टाइम में हर एक नंबर पे जाओ, उसको चेक करो अगली है या नहीं, चेक करो अगली है या नहीं,
इससे बेटर कुछ ऐसा ही करे so that अब अगली नंबर से अगले अगली नंबर पर जंप कर दें, एक नंबर से अगले अगले नंबर पर, एक नंबर से उसके अगली नंबर पर जंप करें, अगली से अगली पर जंप करते जाएं। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है? मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे मैं 11 को सीधा स्किप कर दूं, सीधा सीधा 13 और 14 स्किप हो जाए, सीधा सीधा अगली नंबर पर जंप हो रहा हूँ, ऐसा कोई तरीका? सॉरी, थोड़ी आवाज कम आ रही है यार, थोड़ी दोबारा बोलोगे, एक बार रिपीट करोगे? कुछ अच्छा वे की बताता हूँ, कुछ आया था पर गलत हो गया। गलत हो गया यही बोला है ना, और कुछ मैं को सुनाई नहीं दिया। थोड़ा माइक क्लोज लाना पड़ेगा, आवाज एको कर रही है आपकी। देखो हिंट तो यही है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो हम करने वाले हैं वो डीपी का तरीका करने वाले हैं। हालांकि जैसे हमने फिबोनाची में डायरेक्टली सबसे पहली बार जब गेटिंग स्टार्टेड करा था तो सीधा इटरेटिव सॉल्यूशन किया था, सीधा 2 पॉइंटर सॉल्यूशन किया था। तो आपको भी कुछ सीधा सीधा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाना है। डीपी होगा, उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगा, हालांकि वो आपको फील नहीं होगा कि डीपी लग रहा है, क्योंकि हम सीधा मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन करेंगे और मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही इसमें वैलिड होगा, या फिर आप बोल सकते हो मोस्ट इंट्यूटिव होगा। मोस्ट ऑप्टिमाइज मोस्ट इंट्यूटिव होगा, उल्टा है थोड़ा। मेमोराइजेशन इंट्यूटिव नहीं है, मेमोराइजेशन क्या पता एग्जिस्ट भी ना करता हो। लेकिन मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो कि क्या है, जो आपकी आपका 2 पॉइंटर बेस्ड सॉल्यूशन है। जरूरी नहीं है 2 ही पॉइंटर हो सकता है 2 से ज्यादा हो, लेकिन 2 पॉइंटर बेस्ड सॉल्यूशन जो होगा वो मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होने वाला है। दिस इज द हिंट। ये 16 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा हमारा? 16 के बाद 17 तो नहीं होगा, 18। नहीं 18 के होगा। पास 2 into 9, 18 हो जाएगा। 23। एक बार ये बताओ, क्या ब्रूट फोर्स कोड करवाऊं? शुड आई कोड ब्रूट फोर्स? क्या ये दिखाऊं कि कैसे चेक करते हैं कोई नंबर अगली है या नहीं? नो, साहब कह रहे हैं नो। एक क्वेश्चन ये भी है, हम क्या कर रहे हैं, अगली नंबर 2 कर रहे हैं, अगली नंबर 1 क्या है, अगली नंबर 1 है, चेक करना कोई नंबर अगली है या नहीं। एक क्वेश्चन आएगा आपका लीड कोड पे ही, अगली नंबर 1 नाम से। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? थोड़ा लोड हो रहा है, आई डोंट नो क्यों इतना लोड हो रहा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको चेक करना है कि क्या एक नंबर अगली है या नहीं। तो एक बार पहले ये फटाफट सबमिट कर देते हैं। कैसे चेक करना है, अभी जस्ट डिस्कस किया, एक नंबर अगली कब होगा और कब नहीं होगा। 263 इजी टैग है। एनीवन? एक नंबर कब अगली होगा? जब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो 2 3 5 से, यस और नो? जब वो कंप्लीटली 2 और 3 और 5 से डिविजिबल हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो उसके पास नो अदर फैक्टर्स, नो अदर प्राइम फैक्टर्स, नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 3 5, कोई भी और प्राइम फैक्टर्स ना हो 2 3 5 के अलावा। अभी हम डीपी वाला सोल्यूशन नहीं कर रहे, अभी हम चेक कर रहे हैं अगली नंबर है या नहीं कोई नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर जितनी बार 2 से डिवाइड हो सकता है उतनी बार कर देंगे। तो जब तक नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी जब तक नंबर 2 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देगा, तब तक नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। n बाई इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू 2 का मतलब n इक्वल टू n/2, ये भी सेम बात है। n को 2 से डिवाइड तब तक करते जाओ जब तक वो 0 रिमाइंडर दे रहा है 2 से डिवाइड करने पर। एक बार 2 से डिवीजन खत्म हो जाए, फिर नंबर को तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक वो 3 से डिवाइड हो पा रहा हो, यानी 3 से रिमाइंडर उसका 0 मिल पा रहा हो। एंड सेम तरीके से एक नंबर तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक वो 5 से डिवाइड हो पा रहा हो। तो एसेंशली जितने भी मल्टीपल उसमें होंगे, जितने भी उसके पास आप बोल सकते हो 2 के फैक्टर्स होंगे, वो सारे 2 के फैक्टर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। जितने भी 3 के फैक्टर्स होंगे वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, जितने भी 5 के फैक्टर्स होंगे सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब एसेंशली नंबर लास्ट में बचना क्या चाहिए, अगर वो नंबर अगली होगा तो 1 बचना चाहिए। तो अगर मेरा ये नंबर 1 बच रहा है तो मेरा आंसर ट्रू है, वरना आंसर ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के अलावा मान लो लेट सपोज 5, सॉरी 5 नहीं, लेट सपोज 7 बच गया, तो 7 तो अगली नंबर नहीं है। लेट सपोज 11 बच गया, 11 अगली नंबर नहीं है। 13 बच गया, 13 अगली नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी फैक्टर इन तीनों के अलावा आ गया तो वो अगले नंबर नहीं रहेगा। तो
ये होगा चेक करना एक नंबर अगली है नहीं। ये चीज आप कितनी बार करोगे? ये चीज आप उतनी बार कर लो जितने आपके नंबर्स हैं। मतलब आपको nth अगली नंबर मांगा जा रहा है, तो ये फंक्शन आप तब तक लगाते जाओ, तब तक लगाते जाओ जब तक nth अगली नंबर ना आपको मिल जाए। तो क्या ब्रूट फोर्स अब कर लोगे इसके बाद अगले क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स? यस और नो? ये एक्सेप्टेड आ रहा है, दिखा देता हूँ। सॉरी, टीएल आ गया क्या? तो सबमिट करते हैं दोबारा। अच्छा, n0 के लिए टीएल आ गया। तो n0 के लिए कॉर्नर केस है, n0 को क्या ट्रीट करा जाए, क्या n0 को अगली नंबर ट्रीट करा जाए या नहीं। तो मैं अभी के लिए ज्यूम कर लेता हूँ कि n0 हो या नेगेटिव हो, अभी के लिए मैं उनको अगली नंबर ट्रीट नहीं कर रहा। हालांकि ये कंफर्म हमें करना चाहिए, अगर ये किसी इंटरव्यू में आ रहा है तो आपको पूछना चाहिए, इंटरव्यूअर से क्लियर करना चाहिए कि क्या -5 अगली नंबर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या 0 अगली नंबर होगा या नहीं होगा। दिस शुड बी क्लैरिफाइड। तो एसेंशियली -5 तो मैंने फॉल्स बोला है और फॉल्स ही दे रहा है ये लीड कोड भी। और एक बार 0 के लिए और कंफर्म कर लेते हैं कि क्या 0 भी अगली नंबर है के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 0 जो है वो भी फॉल्स है, मतलब 0 भी अगली नंबर नहीं है। तो अब मेरा मोस्ट प्रोबेबली कोड चल जाना चाहिए। ठीक है, तो अब एक्सेप्टेड आ रहा है। ये तो था कोड, चेक करना हो अगली नंबर कोई है या नहीं। ब्रूट फोर्स तरीका है अगले कोड के लिए, मतलब अगले क्वेश्चन के लिए आपको एक एक करके सारे नंबर चेक कर लो कि कोई नंबर अगली है या नहीं, n बार। क्या इस बार अब ब्रूट फोर्स कर लोगे? अब क्या नाइव सोल्यूशन हो जाएगा इसके बाद? ये था आपके पास चेक नंबर अगली और नॉट, चेक नंबर इज अगली और नॉट। ये है आपका लीड कोड का एक कम, आई गेस 263। ठीक है, एनीवेज इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लॉगरिथमिक, क्योंकि आप डिवीजन ही तो कर रहे हो। हालांकि डिवीजन अलग अलग से कर रहे हो तो log 2n प्लस log 3n प्लस log 5n होगा, बट स्टिल लॉगरिथमिक ही होगा। और स्पेस आपका कांस्टेंट लग रहा है। एनीवेज कमिंग बैक, इस प्रॉब्लम को यूजिंग डीपी कैसे सॉल्व करें? कोड तो हम डीपी का करना चाहते हैं। nth अगली नंबर अगर n12 मांगा जाए तो 12th अगली नंबर कैसे लाया जाए? यूजिंग डीपी, यूजिंग 2 पॉइंटर्स या यूजिंग 3 पॉइंटर्स या यूजिंग स्पेस ऑप्टिमाइज्ड डीपी। अर्चित मतलब हम केस में ऐसे कर सकते हैं कि हम जिस पॉइंट पे भी खड़े हैं हम चेक करें कि उसका नेक्स्ट जो मल्टीपल है वो 2 का या 3 का या फिर 5 का हो। तो मतलब इसमें स्किप हो जाएगी, हमें जैसे हमने 10 और 12 के बीच में हमें 11 चेक नहीं करना पड़ेगा, हम 10 पे खड़े होकर देख सकते हैं कि इसका नेक्स्ट मल्टीपल हमारा 2 का कौन सा होगा। हाँ। थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत है। आप ये बोल रहे हो कि इससे पूछो तेरा 2 का मल्टीपल अगला है या तेरा 3 का मल्टीपल अगला नंबर है या तेरा 5 का मल्टीपल अगला नंबर है, तो ये नंबर तो हमेशा यही बोलेगा 2 का मल्टीपल अगला छोटा नंबर है। लेकिन अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि 2 से पूछते हैं कि टू तू बता दे तेरा कौन सा मल्टीपल अगला अगली नंबर है, तो वो बोलेगा 2 वर्सेस 2 into 3 6 वर्सेस 2 into 9 2 into 3 2 into 5 10। तो ऑब्वियसली इसमें भी 4 पहले आएगा। लेकिन अब जैसे ही मैं 4 पर जाता हूँ, 4 से पूछा कि 4 into 2 तो 8 आएगा, लेकिन क्या 8 अगले अगला अगला अगली नंबर है 4 के बाद? हाँ, नहीं मतलब जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसके नेक्स्ट या तो 2 का हो या तो 3 का हो या तो 5 का हो। अभी जो मेरे को सुनाई दे रहा है अगेन वो ये दे रहा है कि आप नंबर से पूछ रहे हो कि 13 से अगला अगले नंबर क्या ×2 वाला है या ×3 वाला है या ×5 वाला है। करना कुछ ऐसा ही है, लेकिन नंबर से नहीं पूछना, आंसर से नहीं पूछना, किसी और चीज से पूछना है। कोई और बताएगा क्या कर सकते हैं, या फिर आप ही बता पाओ क्या चेंज करना है? इनसे नहीं पूछ सकते, 4 से नहीं पूछना कि यार 4 into 2 4 into 3 4 into 5 वो कौन सा नंबर बन रहा है, आंसर से नहीं पूछना, वरना कुछ नंबर मिस हो जाएंगे। 4 into 2 8, तो बीच में 5 मिस हो जाएगा, बीच में 6 मिस हो जाएगा। चलो एक हिंट दो, क्या एक हिंट दो? एक बार मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर्स बताओगे जो 2 के मल्टीपल्स हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर्स बताओगे जो 2 के मल्टीपल्स हैं? एनीवन? सारे मल्टीपल्स निकाल लेंगे। एक बार कोई बताएगा यूनिट करके 2 के मल्टीपल्स, जो भी नंबर जिनके भी 2 एज अ फैक्टर आएगा। 4 6 1 भी ले लेते हैं अभी के लिए। 1 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16, ये सारे नंबर्स हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं। फिर वो सारे नंबर्स जो 3 के मल्टीपल्स हो, कोई बताएगा वो सारे नंबर जो 3 के मल्टीपल्स हो? 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, 15 और 1 भी ले लेते हैं। तो पहले आ गया 1, पहले आ गया 1। और एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं जो अप्रोच आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो सही है या नहीं। जस्ट फटाफट मैं कोड से गो थ्रू कर लेता हूँ अगले वाली प्रॉब्लम के, ताकि फिर हम इसी अप्रोच को कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। तो हमारे पास 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो हैं 1, 3, 6, 9, 5, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। फिर अगर मैं 5 के मल्टीपल्स पूछूं तो फटाफट कोई 5 के मल्टीपल्स बताएगा? एनीवन? 5 के मल्टीपल्स? 1 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, बस इतना ले लेते हैं। अब इनमें से पहले तो वो वाले नंबर हटा लेते हैं जो अगली नहीं है। तो हमारे पास कौन सा नंबर अगली नहीं है? आई गेस 8 तो अगली है, 10 भी अगली है, 12 भी अगली है, 14 अगली नहीं है, तो इस पर हटा दो। इनमें से वो वाले नंबर हटा देते हैं जो अगली नहीं है। तो मेरे को तो सारे ही अगली लग रहे हैं। इनमें से वो वाले नंबर हटा देते हैं जो अगली नहीं हो। तो आपके पास अगेन आई गेस सारे के सारे नंबर अगली होने वाले हैं। तो हमें एसेंशियली सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे जाना है जो अगली हो। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई एक आपने अगली सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है। अगली सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप एक एरे बना सकते हो अभी भी। विदाउट एरे भी मे भी हो सके पॉसिबल सॉल्यूशन, बट अभी के लिए हम बोल रहे हैं कि यार मैं ये पूरी की पूरी अगली सीक्वेंस ही कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। और उसमें फिर मेरे को 12th अगली नंबर मांगा जाएगा तो मैं आखिरी इंडेक्स वाला नंबर दे दूंगा। तो सबसे पहले अगली नंबर 1 आएगा, ये फिक्स है। यहाँ के बाद अब अगला नंबर क्या होगा? जैसा रवस ने बोला कि 1 into 2 या 1 into 3, या फिर आप बोल सकते हो 1 into 5, यानी 2 या 3 या 5, इनमें से जो भी छोटा हो उसको अगला अगली नंबर ले लो। तो आपने 1 into 2, 2 को अगला अगली नंबर ले लिया, तो यहाँ पर आपने 2 स्टोर कर लिया। फिर जो सबसे छोटा अगली नंबर था वो क्या था? 1। उसके बाद जो अगला अगली नंबर था जो सबसे छोटा था वो था 2। अब आप इन नंबर से मत पूछो, आप इस अगली आप इन मल्टीपल से पूछो। 2 के मल्टीपल से, 3 के मल्टीपल से, 5 के मल्टीपल से। तो 2 किस पर खड़ा है? 2 खड़ा है 2 पर। 3 किस पर खड़ा है? 3 खड़ा है 1 पर। 5 किस पर खड़ा है? 5 भी खड़ा है 1 पर। तो आप 2 से पूछ रहे हो क्या 2 into 2 क्या 4 बेटर है? या इनफैक्ट हाँ, क्या 2 into 2 4 बेटर है? या 1 into 3 3 बेटर है? या 1 into 5 5 बेटर है? कौन सा सबसे छोटा अगली नंबर है? कोई बताएगा? इन तीनों में से 1 into 6। सबसे छोटा अगले नंबर कौन है? 1 into 3 3 बेटर है, तो 3 को ले लिया। तो पहला नंबर आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3। अब अगला पूछ रहे हैं क्या 2 into 2 4 बेटर है? किससे नहीं पूछा? 3 into 2 से नहीं पूछा। 3 into 2 करोगे तो 2 into 2 4 स्किप हो जाएगा। 2 into 2 क्या 4 बेटर है? 3 into 2 सॉरी 3 into 3 करा तो वो नंबर स्किप हो गया। अच्छा ठीक है, तो आई गेस 2 into 3 करना पड़ेगा। 2 into 3, 2 into 2, या फिर आप बोल सकते हो एक और जो नंबर आएगा आपके पास वो क्या आएगा? वो आएगा 5 वाला, तो 1 into 5। थोड़ा सा गलत हो गया क्या? रुक जाओ देखते हैं। तो ठीक है, 6 जो आएगा वो 2 into 3 आना चाहिए। 2 into 3, तो ऐसे भी नहीं पूछ सकते, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा हमें। इस पर हटाते हैं पूरे को। एक अगली सीक्वेंस बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो एक मैं एरे बना लेता हूँ जो कि शुरू पे एम्प्टी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शुरू में हमारे पास सबसे पहला अगली नंबर तो फिक्स है, उसके बाद हमें कोई अगली नंबर नहीं पता, उसके बाद सारे नंबर्स खाली हैं। हमारे पास एक जो नंबर है 2 का मल्टीपल, वो हमें अभी 1 से पूछना है, तो 2 का मल्टीपल होगा। जो 3 का मल्टीपल होगा वो भी 1 से ही पूछना है। और जो 5 का मल्टीपल होगा वो भी हमें 1 से ही पूछना है। 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल,
तो उनमें तीनों हमें वन से ही पूछना है कि 1 into 2 वर्सेज 1 into 3 वर्सेज 1 into 5। तो हमने देखा क्या, क्योंकि 1 into 2 बेटर है, सबसे कम है, तो अगला अगली नंबर 1 into 2 2 आ गया। अब जो 2 का अगला मल्टीपल होगा, क्या वो 1 into 2 दोबारा पूछे या फिर 2 into 2 पूछना चाहिए? जो 2 का अगला मल्टीपल होगा, क्या वो 1 into 2 पूछे या 2 into 2 पूछे अगली बार? यानी इस वाले नंबर के लिए कंपटीशन में कौन कौन आएगा? इस वाले सेकंड अगले नंबर के कंपटीशन में आया था 1 into 2, 1 into 3, 1 into 5, ये तीन नंबर्स कंपटीशन में थे। अगले इंडेक्स के लिए जो तीन कंपटीशन में होंगे, 1 into 3 तो अभी भी होगा, 1 into 5 तो अभी भी होगा, बट यहाँ पर कौन होगा? 2 का मल्टीपल कौन होगा? क्या वो मैं बोल सकता हूँ 2 into 2 होगा, हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूँ 2 का अगला मल्टीपल 4 आएगा? 2 तो आ चुका है। तो अब तीनों में से कौन सबसे छोटा है, 4 या 3 या 5? 3 छोटा है, तो आउटपुट में 3 ले लो। लेकिन अब ध्यान से बताना, ध्यान से देख के बताना, अगला जो 2 का मल्टीपल कंपटीशन में होगा वो अभी भी 2 into 2 4 होगा, अभी तक 4 नहीं आया आउटपुट में। अगला जो 5 का मल्टीपल कंपटीशन में है वो 1 into 5 ही है, बट 3 का मल्टीपल ध्यान से बताओ, 3 का जो अगला मल्टीपल जो कंपटीशन में है, क्या वो 2 into 3 है या फिर वो 3 into 3 है? कौन सा नंबर अगला 3 के कंपटीशन में है? 3 कंपटीशन में अगला जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 2 into 3 आएगा? तो 3 वाला नंबर का पॉइंटर प्लस प्लस कर दो, पॉइंटर ऑफ 3 प्लस प्लस कर दो। तो 2 into 3 वर्सेस 2 into 2 वर्सेस 1 into 5, जो सबसे छोटा अगले नंबर है वो आपका 2 into 2 4 है। क्योंकि 4 लिया है, तो अगला 2 का मल्टीपल कौन आएगा? क्योंकि 2 का मल्टीपल अभी कंसिडर किया है, तो अगला 2 का मल्टीपल क्या 3 into 2 आएगा या 4 into 2 आएगा? अगला 2 का मल्टीपल 3 into 2, वेरी गुड। तो 2 का पॉइंटर प्लस प्लस कर दिया, 2 वाला पॉइंटर अगले इंडेक्स पे ले जाओ, क्योंकि अगला 2 का मल्टीपल जो सबसे छोटा है वो 6 है। तो कंपटीशन में फिफ्थ इंडेक्स के लिए कौन कौन है? वो है 3 into 2 वर्सेस अगेन 2 into 3 वर्सेस 1 into 5। तीनों में सबसे छोटा कौन है? कौन ले? फिफ्थ अगली नंबर 6 या 5, तीनों में से कौन सा लेना चाहिए? सॉरी, 5 लेना चाहिए, 5 क्योंकि 5 ले लिया तो भैया 5 का नंबर अपडेट करना पड़ेगा, 5 का अगला मल्टीपल कंसिडर करना है, यानी 5 वाला पॉइंटर अपडेट करना है। 5 वाला पॉइंटर अपडेट करना है तो क्या मैं सीधा 5 पर ले आऊं? मतलब अगला 5 का मल्टीपल 5 into 5 लेंगे, 25 लेंगे, या अगला 5 का मल्टीपल कौन कंसिडर होना चाहिए? 2 into 5, 2 into 5। वेरी गुड। जस्ट पॉइंटर प्लस प्लस कर दो, यानी जो अगला 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 वाला नंबर पिक किया था, क्योंकि ये वाला नंबर पिक किया है, तो 5 वाला पॉइंटर अपडेट कर दो। यहाँ पर ये वाला नंबर पिक किया था, यहाँ पर हमने ये वाला नंबर पिक किया था, यहाँ पर हमने ये वाला नंबर पिक किया था। जो भी नंबर पिक कर रहे हो, या तो 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल, उसका पॉइंटर प्लस प्लस करना है सिंपली। तो क्योंकि यहाँ पे 5 का पॉइंटर पिक किया है, तो 5 का पॉइंटर प्लस प्लस कर दो, यानी 2 into 5, 2 into 5 वर्सेस 2 into 3 वर्सेस 3 into 2, 6 वर्सेस 10 किसको ले? अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज और आएगी, एक छोटा सा कॉर्नर केस और आएगा। 6 वर्सेस 6 वर्सेस 10 कौन सा नंबर लिया जाए? एनीवन क्विकली, सबसे छोटा अगली नंबर कौन सा होगा? 6 होगा या 6 होगा या 10 होगा? 6 होगा। तो मैं लेट्स सपोज 6। ये वाला 6 ले रहा हूँ, ये वाला 6 ले लिया मैंने, क्योंकि 2 वाले पॉइंटर से लिया है। ये 2 वाला पॉइंटर है, ये PTR 2 है, ये PTR 3 है, ये PTR 5 है, यानी 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। क्योंकि मैंने 2 के मल्टीपल से नंबर लिया है, तो 2 का अगला मल्टीपल 6 के बाद कौन आएगा? क्या 4 into 2 8 आएगा 2 का अगला मल्टीपल, हाँ या ना? तो 2 का अगला हाँ। मल्टीपल 4 into 2 वर्सेस 3 का मल्टीपल अभी के लिए मैंने 2 into 3 ही रखा, ये भी गलत हो वो, 2 into 5, 5 का मल्टीपल सेम रखा। अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, 4 into 2 8 वर्सेस 2 into 3 6 वर्सेस 2 into 5 10, सबसे छोटा क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन क्या 6 ऑलरेडी आ चुका है? क्या 6 ऑलरेडी आउटपुट में आ चुका है? यस। तो मेरे को डिस्कार्ड भी करना है। अगर कोई नंबर दो दो नंबर में है, जैसे कि 6 सबसे छोटा था, वो यहाँ पर भी है, तो इसको भी स्किप कर दो, दोनों एक साथ ले लो। इस तरह से दोनों एक ही है, तो भाई दो दो बार थोड़ा ना लेना है, दोनों को एक साथ अपडेट कर दो। यानी 3 वाला पॉइंटर भी अगला मल्टीपल लो, 3 वाले का भी अगला मल्टीपल, यानी 3 into 3 लेना है इंस्टेड ऑफ 2 into 3। तो 3 का मल्टीपल 3 into 3 9 वर्सेस 2 का मल्टीपल 4 into 2 8 वर्सेस 5 का मल्टीपल 2 into 5 10। कौन सबसे छोटा है? किसको लिया जाए? 8 को लेंगे, 8 सबसे छोटा है। जैसे ही 8 को ले लिया, क्योंकि 8 को लिया है यानी 2 का मल्टीपल को लिया है, और 2 के मल्टीपल को लेना यानी 2 वाले पॉइंटर को अपडेट करना, तो 2 का अगला मल्टीपल 8 के बाद कौन आएगा? 10 आएगा, यानी
टू वाला पॉइंटर प्लस प्लस कर दो। तो आप अब टू का मल्टीपल 5 into 2, थ्री का मल्टीपल 3 into 3, 5 का मल्टीपल 2 into 5। कौन सबसे छोटा है, किसको ले सबसे पहले? आई गेस अब स्ट्रेटेजी समझ आ रही होगी। कौन सा मल्टीपल ले, 10 या 9 या 10? 9 लेंगे, सबसे छोटा 9 है। आउटपुट में 9 आया, क्योंकि आउटपुट में 3 का मल्टीपल आ रहा है तो कौन सा पॉइंटर को प्लस प्लस करना चाहिए, ध्यान से देख के बताओ। क्योंकि आउटपुट में 9 आया है तो कौन सा पॉइंटर प्लस प्लस करें? 3 वाले पॉइंटर को, क्योंकि वो 3 वाले से लिया गया है तो 3 वाले पॉइंटर को प्लस प्लस कर दो, यानी अगला 3 का मल्टीपल अगले नंबर का आएगा, अगला नंबर अगले अगले नंबर का मल्टीपल आएगा। तो अब अगेन क्वेश्चन में है 2 into 5 into 2 वर्सेस 4 into 3 वर्सेस 5 into 3। 2 into 5 वर्सेस 4 into 3 वर्सेस 5 into 2। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 into 5। तीनों में से सबसे छोटा कौन है, किसको सबसे पहले लें? 10 को, 12 को या 10 को? 10 को ले लें। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ 2 वाले पॉइंटर को अपडेट करना चाहिए? क्या 2 वाला पॉइंटर प्लस प्लस करें? 5 वाला भी होगा। 5 वाला भी करेंगे, क्योंकि दोनों ही 10 है तो दोनों ही पॉइंटर्स को प्लस प्लस कर दो, 2 वाले को भी और 5 वाले को भी। क्योंकि 5 into 2 भी 10 होता है, 2 into 5 भी 10 होता है, दोनों ही अगले अगले मल्टीपल लेने हैं। आप क्या लेना चाहते हो? हमेशा अगली नंबर, किसी ना किसी अगली नंबर में 2 का मल्टीपल, किसी ना किसी अगली नंबर का 3 का मल्टीपल, किसी ना किसी अगली नंबर का 5 का मल्टीपल, अगली नंबर का 2 का मल्टीपल, अगली नंबर का 3 का मल्टीपल, अगली नंबर का 5 का मल्टीपल, और सबसे छोटा अगली नंबर, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अगली नंबर। तो अब ध्यान से देखो, 10th स्मॉलेस्ट अगली नंबर क्या आएगा? क्या तो 6 into 2 12, या 4 into 3 12, या फिर 5 into 3 15। तो कौन सा लें? 6 into 2 वर्सेस 4 into 3, सॉरी ये वाला पॉइंटर मैंने प्लस प्लस नहीं करा, मैं भूल गया। ये वाला आएगा आपके पास 5 into 3 वर्सेस ये वाला आएगा आपके पास 3 into 5। कौन सा सबसे पहले लिया जाए, 12 या 15 या 15? 12 ले लेंगे। 12 लिया तो आउटपुट में 12 आ गया। क्या स्ट्रैटेजी सबको समझ आ रही है? और क्योंकि 12 वाला पॉइंटर सबसे छोटा था तो कौन सा पॉइंटर प्लस प्लस होगा? 12 वाली वैल्यू ली है, 2 का मल्टीपल लिया है, तो 2 का अगला मल्टीपल 8 into 2 आएगा, 16 आएगा। 8 into 2, 8 into 2 लें वर्सेस 5 into 3 लें, और 7 into 2 नहीं लेना, 8 into 2 लेना है। n को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अगली नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना। 5 into 3 लेना है, 3 into 5 लेना है, क्योंकि 7 into 2 ले लिया तो 14 गलत हो जाएगा, 14 अगली नंबर नहीं है। तो 7 into 2 नहीं, 8 into 2। तो 16 वर्सेस 15 वर्सेस 15 किसको लिया जाए सबसे पहले? 16 वर्सेस 15 वर्सेस 15, 15 को ले लेंगे। और क्या सिर्फ एक ही 15 वाले पॉइंटर को प्लस प्लस करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 वाले से ले लिया तो सिर्फ 3 वाले पॉइंटर को प्लस प्लस कर देंगे? 3 वाला पॉइंटर ये रहा, नहीं, क्योंकि 3 into 5 भी 15 ही है, तो 5 वाला पॉइंटर भी प्लस प्लस होगा। तो एसेंशियली अब 12th आखिरी अगली नंबर क्या आएगा? या तो आपका 8 into 2 अगेन वर्सेस 6 into 3 वर्सेस 4 into 5। तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 16 वर्सेस 18 वर्सेस 20। तो आपका 16 सबसे छोटा अगली नंबर है, तो अगला जो अगली नंबर आप स्कोर कर लोगे वो 16 कर लोगे, और यही हमारा आंसर भी था। क्या स्ट्रेटेजी सबको समझ आई है? हम एक एक करके अगली नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं? पिछले में से किसी अगली नंबर का 2 का मल्टीपल, पिछले में से किसी अगली नंबर का 3 का मल्टीपल, या पिछले में से किसी अगली नंबर का 5 का मल्टीपल। पिछले अगले नंबर मेरे को स्टोर करने ही करने पड़ेंगे। आप सीधा सीधा 2 पॉइंटर नहीं लगा सकते, आपको एरे प्लस 2 पॉइंटर लगाना है। आपको ये एरे मेंटेन करनी ही करनी पड़ेगी कि आप पिछले किसी नंबर का मल्टीपल ले रहे हो। अब ये पिछला नंबर तो पता होना चाहिए ना हमें कि कौन से नंबर का 3 का मल्टीपल है, कौन से का 5, कौन से का 2। तो वो सारे अगले नंबर्स मुझे स्टोर करने पड़ेंगे। क्या स्ट्रेटेजी सबको समझ आई है? थोड़ी डीपी कम फील हुई होगी, थोड़ा ग्रीडी ज्यादा फील हुआ होगा, बट दिस इज व्हाट इट इज। एक क्वेश्चन था, हाँ पूछो। जो इंडेक्स हमने 10 है जहाँ पे 12 आया है उसके नीचे हमने जो पॉइंटर 3 अपडेट करा है 5 into 3, वो क्या उस टाइम अपडेट होगा? मतलब उससे पहले तो हम लोग चेक कर रहे थे ना 10 के लिए, तो वो तो एज इट इज 4 into 3 आ जाएगा ना? कहाँ पर, दोबारा बोलना। हाँ, जहाँ पर आपको पॉइंटर है ना अभी, कर्सर जहाँ पर है 5 into यहाँ 3, पर 4 into 3 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट हम अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर तो 4 into 3 होगा, क्योंकि हम तो अपडेट 5 to 10 वाला कर रहे हैं ना। अच्छा, एक नंबर स्किप हो गया क्या? हम्म। ये 4 into 3 होगा, ठीक है। तो 4 into 3, ये 12 है, ये भी 12 है, तो अब वो एक साथ अब अपडेट हो सही हो जाएंगे दोनों। जाएगा, हाँ अब सही है। ठीक है।
कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत लिखने में शायद से गलत हो गया, लेकिन आंसर तो सही बना है। कोड कर दें इसको, कोड बहुत ही छोटा रहने वाला है, क्या कोड करें? ठीक है, मेरे को 2 मिनट देना, 2 मिनट में आता हूँ मैं, 12:10 पे कोड करते हैं इसका। ओके, तो कोड करते हैं अब। एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास जो अगली सीक्वेंस होगी, ये हमें कितने साइज की बनानी चाहिए? मैंने ध्यान से देखो, इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है। अगर इंडेक्स 0 से भी स्टार्ट करता तो मेरे को कितने साइज की एसेंशियली सेफ साइड रहने के लिए बनानी चाहिए डीपी टेबल, या अगली सीक्वेंस? इसका नाम अगली रख देते हैं। एनीवन? अगली सीक्वेंस किस साइज की हो? अनम्यूट कर सकते हो ना? सेफ साइड रहने के लिए हमें कितने साइज की हमेशा डीपी टेबल बनानी चाहिए? n+5 की, जिसमें हमें सबसे पहला अगली नंबर n अगली नंबर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पता है, जो कि 1 ही है। उसके बाद से हम अगले नंबर्स निकालना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में हमारे पास जो ptr 2 होगा, यानी 2 का मल्टीपल, वो भी फर्स्ट इंडेक्स पर होगा। 3 का मल्टीपल वो भी फर्स्ट इंडेक्स पर होगा। ptr 5 का मल्टीपल वो भी फर्स्ट इंडेक्स पर होगा। यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू इंटू 2, उसकी वैल्यू इंटू 3, उसकी वैल्यू इंटू 5, यानी 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 5। इन तीनों में से जो भी सबसे छोटा होगा वो हमें लेना है। लेकिन ऐसा हमें कितनी बार करना है? हमें इंडेक्स 2 से लेते हुए इंडेक्स n तक जाना है, यानी nth अगली नंबर निकालना है। सेकंड अगली नंबर से स्टार्ट करते हुए nth अगली नंबर तक हमें सारे नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले सेकंड अगली नंबर हमें निकालना है। तो सेकंड अगली नंबर या तो हो सकता है कि आपका जो ptr 2 वाला अगली नंबर है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके हो, वर्सेस अगली नंबर ऑफ ptr 3, जो थर्ड अगली नंबर है, जो ptr 3 वाला पॉइंटर है, उसमें 3 मल्टीप्लाई करके हो, या वर्सेस अगली नंबर ऑफ ptr 5, अगली नंबर ऑफ ptr 5 उसमें 5 मल्टीप्लाई करके हो। इन तीनों में से क्या लेना है, मिनिमम या मैक्सिमम? इन तीनों में से हमें क्या निकालना है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम? मिनिमम निकालना है। तो हम एक मैथ डॉट मेन नाम का फंक्शन यूज करेंगे। हालांकि मैथ डॉट मेन फंक्शन हमेशा सिर्फ 2 ही नंबर्स में मिनिमम निकालता है। तो अगर मेरे को 3 नंबर्स में मिनिमम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मैथ डॉट मेन फंक्शन एक जावा बार में सिर्फ 2 नंबर्स का मिनिमम, सॉरी। एक बार और मेथड में लगा देंगे, इसके अंदर पहला पैरामीटर ये पूरा आ जाएगा और फिर बिल्कुल। अगर मेरे को 3 नंबर्स का मिनिमम लेना है, ABC, इन 3 नंबर्स का मिनिमम लेना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले उनमें से 2 नंबर्स का मिनिमम ले लूंगा,
उनका जो भी आंसर आएगा उसका तीसरे नंबर के साथ मिनिमम ले लूंगा, हाँ या ना? तो क्या ये तीनों नंबर्स का मिनिमम हो जाएगा? तो पहले तो दो नंबर्स का मिनिमम लो, यानी अगली ऑफ पीटीआर 2 इंटू 2 वर्सेस अगली ऑफ पीटीआर 3 इंटू 3 वर्सेस अगली ऑफ पीटीआर 4 इंटू 5, इसका लास्ट में बाकी दोनों के मिनिमम के साथ मिनिमम ले लो। तो दोबारा से मिनिमम ले लिया। ये जो भी आंसर आता है ये मुझे कहाँ स्टोर करना है? ये जो भी आंसर आता है मुझे अपने अगले अगली इंडेक्स पे स्टोर करना है, यानी अगली ऑफ इंडेक्स पे अगला अगली मिनिमम नंबर स्टोर करना है, मिनिमम अगली नंबर। इसको थोड़ा सा अगली लाइन पे दिखा देता हूँ। हालांकि अब पॉइंटर्स कौन कौन से प्लस करने हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से पॉइंटर्स मुझे प्लस करने पड़ेंगे? एनीवन? कैसे पता लगे कि कौन कौन सा पॉइंटर प्लस करना है? जैसे कि अगर 1 इंटू 2 सबसे छोटा था तो 2 वाला पॉइंटर प्लस प्लस किया था। अगर 1 इंटू 3 सबसे छोटा था तो वो वाला पॉइंटर प्लस प्लस किया था। लेकिन अगर ये दोनों ही पॉइंटर सबसे छोटे थे तो ये दोनों ही पॉइंटर प्लस प्लस किए थे। तो ये कैसे पता लगे कि कौन कौन से पॉइंटर प्लस प्लस करने हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू के बराबर होगी तो 2 वाला पॉइंटर प्लस प्लस करना है। ये वाली वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू के बराबर होगी तो 3 वाला पॉइंटर। ये वाली वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू के बराबर होगी तो 5 वाला पॉइंटर। मतलब आपने अगर जो वैल्यू स्टोर करी वो 4 है, अगर 4 इसके बराबर है तो 2 वाला पॉइंटर, अगर 4 इसके बराबर होता तो 3 वाला पॉइंटर करते, इसके बराबर होता तो 5 वाला पॉइंटर करते। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 6 वैल्यू आई है तो 6 इसके बराबर है तो 2 वाला पॉइंटर, 6 इसके भी बराबर है तो ये वाला भी पॉइंटर, 3 वाला भी पॉइंटर प्लस प्लस कर दो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो भी मैंने आंसर स्टोर किया है, जो भी मिनिमम है, अगर मिनिमम 3 वाले पॉइंटर से आया है, पहले सबसे पहले 2 वाले पॉइंटर से आया है, अगर मिनिमम मेरा 2 वाले पॉइंटर से आया है तो 2 वाला पॉइंटर प्लस प्लस कर दो। सेम तरीके से अगर मेरा मिनिमम 3 वाले पॉइंटर से आया है तो 3 वाला पॉइंटर प्लस प्लस कर दो। और सेम तरीके से अगर मेरा मिनिमम 5 वाले पॉइंटर से आया है तो 5 वाला पॉइंटर प्लस प्लस कर दो। क्या ये पॉइंटर अपडेशन भी क्लियर है सबको, कैसे हम पॉइंटर अपडेट कर रहे हैं, हाँ या ना? कैसे हमने तीनों पॉइंटर्स अपडेट करे? फाइनली में हमें आंसर क्या रिटर्न करना है? हमें nth अगली नंबर मांगा जाएगा, तो nth अगली नंबर कहाँ पर स्टोर होगा? एनीवन? nth अगली नंबर कहाँ पे स्टोर होगा? अगली ऑफ एन पे स्टोर होगा, तो उसको रिटर्न कर देंगे। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है, एक सिंपल सा लूप लगेगा जो n बार चल रहा होगा और हर बार अगला अगली नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पिछले अगली नंबर्स में से किसी में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी में 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी जो है वो डीपी कम फील होती है, काइंड ऑफ नॉर्मल इटरेशन ज्यादा फील होती है, लेकिन है ये डीपी, क्योंकि आप पिछले आंसर्स को यूज करके अगला आंसर बना रहे हो। पिछले किसी आंसर में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, पिछले किसी आंसर में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, पिछले किसी आंसर में 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्मॉलर आंसर से बिगर आंसर बना रहे हो। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स या ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। इस कोड को देखो और मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड पेज कॉम्प्लेक्सिटी बताना है कोड की, क्या लग रही है आपको? एनीवन? क्या लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है इस कोड में और कितना स्पेस लग रहा है इस कोड में? लीनियर टाइम होगा। लीनियर टाइम होगा क्योंकि एक सिंपल सा लीनियर लूप लगा है, एक एक करके हम हर एक अगला nth अगले नंबर निकाल रहे हैं, जो कि 3 नंबर्स में से मिनिमम नहीं, मिनिमम ही तो ले रहे हैं। और पॉइंटर अपडेशन भी तो कॉन्स्टेंट ही टाइम होता है। लेकिन स्पेस की बात करेंगे तो क्या हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस लिया है? यस, हमने एक एरे बनाई है, डीपी टेबल बनाई है। तो ये जो एरे है ये डीपी टेबल ही है, तो हम डीपी टेबल का लीनियर एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स छोटी प्रॉब्लम पर डिपेंड करती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि 3 पॉइंटर बना लिए काम खत्म, हमें पिछले अगली नंबर स्टोर करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 इंटू 2 लेना है ना कि 7 इंटू 2। हमें नेचुरल नंबर्स की सीरीज नहीं चाहिए, हमें अगली नंबर की सीरीज चाहिए। तो हमें वो सारे अगले नंबर पता तो होने चाहिए, यानी स्टोर तो करने पड़ेंगे। तो हमें पूरी की पूरी एरे तो बनानी ही बनानी पड़ेगी। आप अगर एरे को हटाना चाहो ऑल टुगेदर तो आप प्रायोरिटी क्यू से कर सकते हो, बट वो अभी हमें आती नहीं तो हम वो करना ही नहीं चाहते। तो जब तक हमें प्रायोरिटी क्यू नहीं आती तब तक हम ये assume करेंगे कि इस प्रॉब्लम का यही मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। बट गिवन दैट आपको प्रायोरिटी क्यू आती हो, आप इस प्रॉब्लम को विदाउट एनी एरे कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ एक प्रायोरिटी क्यू बनाओ और उसमें स्टोर करते जाओ अगले अगले नंबर्स,
और उसके बेसिस पर आप आंसर निकालते जाओ। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या करते हैं कि अभी वाली क्लास इतनी रखते हैं, क्योंकि हमारी फिर रेज्यूमे बिल्डिंग की भी सेशन होने हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ या तो आज रात को रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन रख लूँ, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो, या फिर कल रात को रखेंगे। एक बार कोई बताएगा कब कब रखना चाहिए? आज रात को यानी 10 बजे से 11-12 बजे तक, या 11:30 मान लो, या फिर कल सेम टाइम? व्हाट टाइम इज बेटर? कल रात में कर दो। बाकी लोग बता दो यार फटाफट। रेज्यूमे बिल्डिंग, ये PM की टाइमिंग्स है। ठीक है, ज्यादा लोग टुडे बोल रहे हैं, तो कोई नहीं, आज रख लेते हैं फिर सेशन। तो अभी क्लास इतनी रखते हैं, हमारे पास अभी भी थोड़ी फिबोनाची में दो प्रॉब्लम रह गई हैं, दो या तीन जितना भी बोलो। दो दो बहुत हद तक सेम है। लेकिन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन फिबोनाची जितना ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। वो क्या है आपका? कॉइन चेंज और नैपसैक, ये दोनों एक कैटेगरी, और इनफैक्ट बाय एंड सेल स्टॉक, ये तीनों ही एक कैटेगरी की प्रॉब्लम्स है। और कुछ हद तक टारगेट सम सबसेट के भी कुछ प्रॉब्लम सेम कैटेगरी के होंगे। तो ये जो अगली कैटेगरी है, नैपसैक, कॉइन चेंज, बाय एंड सेल स्टॉक, टारगेट सम सबसेट, ये हमारा अगेन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। इस टॉपिक में भी 4-5 क्लासेस लगेंगी, 4-5 क्लासेस में हम अच्छे से देखेंगे जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। उससे पहले ऑब्वियसली आपकी ट्यूसडे की क्लास में थोड़ा बहुत ये पेंटर्स हाउस और नैपसैक की एक या दो प्रॉब्लम हम करेंगे। किसी को कुछ पूछना है एंड करने से पहले? किसी को कुछ भी पूछना हो, आज ही ट्राई करता हूँ मैं कि आज ही आपका ये रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन हो पाए। वैभव, कुछ पूछना है? दोनों वैभव। वाला पार्ट रह रहा था ना कुछ कोशिश में हमने कहा था बात नहीं करनी है। यार थोड़ी ना वॉइस बहुत ही ज्यादा एको कर रही है।